कि जब एक रैपिड मूव आता है तभी आपके रिस्क आएंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा पोजीशन है जो रिस्क है आज की तारीख में। क्योंकि आपने अलग अलग पोजीशंस बना रखी है, तो कोई भी डायरेक्शन में एक पोजीशन ही होगा जो सबसे पास वाला पोजीशन है, जो आपको पेन दे रहा है। उस पेन को फर्स्ट मैनेज करना है। हो सकता है वो पेन फिर एग्रीवेट हो जाए बाद में, बट फिलहाल के लिए आपको उसको मैनेज करना है। फर्स्ट आप उसको डील करें। वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस फेस टू फेस के अंदर में ऑप्शंस ट्रेडिंग करके मिनिमम 100 हफ्तों तक 100 वीक्स तक कैसे प्रॉफिट बनाएं रेगुलरली। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तरुण भाई। मज़ा आने वाला है बहुत, आपसे इतना कुछ सीखेंगे बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। 100 वीक्स तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना, इट इज़ लाइक ओलंपिक्स के अंदर में कुछ मेडल हासिल करना। अब वो गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है नहीं पता, बट मेडल तो है। तो स्टॉक मार्केट के ओलंपिक्स के अंदर में तरुण भाई एक प्लेयर है और ही इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क। सो पीपीटी सामने तरुण भाई के बारे में जानना है तो इस थर्सडे को जो वीडियो रिलीज़ हुआ उसका लिंक मैं दे दूंगा ताकि आप तरुण जैन जी को जान सकें, इनके बारे में समझ सकें। अभी डिस्कशन चालू करते हैं कैसे पैसा बनाएं। सर, आई थिंक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जब मार्केट में आते हैं तो आई थिंक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उनको फर्स्ट आंसर जिसका ढूंढना चाहिए उनको कि उनका मार्केट से एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपने अपने मार्केट से एक्सपेक्टेशन को सेट नहीं किया तो आपको पता ही नहीं कि आप चाहते क्या हैं, और बिना टारगेट के आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसा हो गया कि आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया और आप मार्केट में निकल पड़े हैं और आपको पता नहीं कि आपको मार्केट से चाहिए क्या। तो आई थिंक ये फर्स्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि आपका आस्क क्या है, और वो आस्क को डिटरमिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने दिमाग से कोई नंबर निकाल लिया कि मेरा आस्क ये है, ऐसा नहीं होगा। आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और फिर अपनी आस्क को डिटरमिन करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी सिनेरियो में आस्क क्या है। जो आस्क मेरा होगा मार्केट से, हो सकता है वो दूसरों के लिए ना हो। हर एक पार्टिसिपेंट के लिए आस्क मार्केट से अलग होगा। आई थिंक फर्स्ट प्रोसेस जो किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर हो, इन्वेस्टर भी ट्रेडर भी कोई भी हो, उनको फर्स्ट अपना मार्केट से एक्सपेक्टेशन को सेट करना चाहिए। ये हम साइंटिफिकली डिफाइन कर सकते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं भी ये बोलता हूँ लोगों को कि अपना एक्सपेक्टेशन क्लियर रखो, बट फाइनली जब रिस्पॉन्स आता है लोगों का यही आता है कि एक्सपेक्टेशन से महीने का 10% रिटर्न बन जाए ना। आई थिंक आस्क जो फिक्स करना है उससे आप अपना रिस्क डिफाइन करते हैं। आई डोंट थिंक इट इज अबाउट फिक्सिंग व्हाट इज योर आस्क। आप ये पता लगा लेते हैं कि क्या आपने जो एक्सपेक्टेशन रखा है मार्केट से, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है और उसके ऊपर आप क्या रिस्क ले रहे हैं। आई थिंक ये आस्क डिटरमिन करने का पर्पस ये है कि आप अपना रिस्क भी समझ रहे हैं उस प्रोसेस में। अच्छा, अपना रिस्क समझ रहे हैं, आपका प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं कि क्या आपका आस्क अनरीजनेबल है। क्योंकि ये प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं तो आप कुछ ऐसा टारगेट लेके बैठे हैं जो बहुत अनरीजनेबल है, हाई रिस्की है, लो प्रोबेबिलिटी है, तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी फॉलो ऑन करेंगे। तो हो सकता है किसी की आस काफ़ी बड़ी हो, फिर उसको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। okay. तो आपके जो स्टेप प्रोसेसेस होंगे उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको उसके हिसाब से अपना तैयारी करना पड़ेगा। तो आई थिंक आस्क डिटरमिन करने का प्रोसेस ये है कि आपको समझना कि आपको तैयारी क्या चीज़ की करनी है। राइट। आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या क्वांटम ऑफ रिस्क आप उठा रहे हैं, क्या क्वांटम ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो उससे काफ़ी सॉर्टेड रहेंगे और फिर आपको पता है कि आपको जो चाहिए था वो मिला या नहीं मिला और क्या प्रोसेस को सही करना है उसको अचीव करने के लिए। राइट। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बताइए कैसे साइंटिफिकली आपने अपने लिए डिफाइन किया है। तो मैंने एक बार मैं अपना जो पिछले 4 साल में जो मैंने प्रोसेस किया, ऑब्वियसली ईयर 1 वाज अ लर्निंग फेज, द फर्स्ट पार्ट। आई थिंक आई वाज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट ट्रेडर कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गिव अ लॉट ऑफ प्राइस टू द मार्केट टू लर्न। आई हैव बीन फॉर्चुनेट, मैंने कोई प्राइस मार्केट को दिया नहीं। मेरे जो फर्स्ट 3 महीने के जो ट्रेडिंग हुई
That was in May 2020 to July 2020. These were the 3 months in which the testing phase was going on. उसमें मैंने 2 महीने में कमाया और 1 महीने में पूरा मार्केट को रिटर्न दे दिया। घर से कुछ पैसा दिया नहीं, जो मार्केट से लिया था मार्केट को दे दिया और उसी से मैंने सीख लिया। वाह वाह, मोस्ट आइडियल सिचुएशन है तो। यस, तो मार्केट को कोई फीस देना नहीं पड़ा। हालांकि मैं काफ़ी जने को सुनता हूँ कि बहुत लोगों ने काफ़ी बड़ा पैसा दिया है मार्केट को और फिर उसके बाद वो लर्निंग हुई। आई थिंक आई एम बीन फॉर्चुनेट इनफ। I don't know what future holds for me. If there are some loss events in future, I don't know. But then at least obviously I feel that जिस ट्रैक पे चल रहा हूँ, hopefully it will take me in the right direction. And we'll keep learning on the way. जर्नी काफ़ी लंबी है, सीखते रहना है रोज। तो जो गलतियाँ होंगी उनको सुधारना है। I think that is what is the objective. With that purpose we are going. तो मैंने अभी तक so I think my refined process of doing this trading got set in August 2020. Okay. And up to November, that is till this week, last week, मेरे टोटल 39 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन 39 मंथ्स में मंथली प्रॉफिट साइकिल अगर मैं रन करूं तो मेरा एक ही महीना है जिसमें मेरा लॉस हुआ और मेरे 38 मंथ्स प्रॉफिटेबिलिटी में गए हैं। देर आर इन टर्म्स ऑफ वीक्स अगर मैं देखूं तो 146 वीक्स कंप्लीट हुए हैं फ्रॉम अगस्त 2020 to October 2023. Out of 146 weeks, I've been able to manage profit in 141 weeks, and 5 weeks I have had losses. And as I mentioned earlier, there have been intermediary weeks where the profits have been low, very narrow profits. Because of firefighting, we've been able to manage not to get into red, but those weeks have given a lot of learning. Okay. And by doing this process, I think what we are trying to communicate is that consistency is certainly very important. अगर आप कोई चीज़ बहुत consistently करेंगे तो आप बहुत लंबी दूर तक जा सकते हैं। This is very important aspect. Amazing. I think पहला स्लाइड इतना ज़बरदस्त लर्निंग वाला स्लाइड है और ये डेटा इट्स लाइक इसको प्रिंट आउट लेके वॉल पे लगा देना चाहिए कि ये एक्चुअल में कंसिस्टेंसी है कि अगर आप ये कर लिए तो you're set in market. Yes. Very good, sir. Very proud of you, what you have done. Yeah. I think what is important is जब आप एक जैसे हालांकि मैं ऑप्शंस में करता हूँ, ऑप्शंस का ट्रेडिंग करता हूँ और क्योंकि वीकली करता हूँ तो मेरे लिए वीकली साइकिल बन जाता है, वीकली ऑप्शन साइकिल बन जाता है। तो मैं कॉन्स्टेंटली वीकली मॉनिटर करता हूँ कि क्या मेरा साल का जो पाथ है क्या वो ट्रैक है, क्या वो ऑफ ट्रैक जा रहा है, और अगर ऑफ ट्रैक जा रहा है तो उसके जो रेमेडियल एक्शंस हैं उनको इमीडिएट तुरंत लिया जाता है कि ताकि साल का जो फोकस है वो गलत ना हो जाए, साल का जो पाथ है वो उसको टारगेट को अचीव कर ले हम और उस तरफ पहुंच जाए। तो आई थिंक इट इज़ अ कॉन्स्टेंट लुकिंग एट वॉट यू आर डूइंग। इफ एनी ट्रेडर इज लूजिंग मनी देन आई थिंक दे नीड टू गो बैक टू देयर डेस्क, सिट डाउन एंड एनालाइज के क्या गलती कर रहे हैं, उन गलती को रिपीट ना करें ताकि लॉसेस एक्यूमुलेट ना हो। एक्चुअली एक बात है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में यही डिफरेंस है। क्वालिफिकेशन नॉलेज तो देता ही है, बट क्वालिफिकेशन एक काम करने का तरीका इस्टेब्लिश करता है। इसीलिए शायद पढ़े लिखे लोग ओवरऑल ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि वो डिसिप्लिन, एक प्रोफेशनलिज्म आ जाती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यू लुक बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट कि भैया क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और अपने आप को इम्प्रूव करना, जो कि एक आम आदमी नहीं करता है। एक्चुअली मैं एक्चुअली 2002 में क्वालिफाई हुआ था, तो एंड इमीडिएटली आफ्टर माय क्वालिफिकेशन आई गॉट इनटू प्रैक्टिस। तो आज 21 साल प्रैक्टिस में हो चुके हैं। और बिलीव मी, बिफोर कोविड we primarily practice in tax compliances, direct tax compliance, audit assurance करते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स के रिटर्न्स फाइल किए हैं जिन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस किया है। अच्छा। और सब्सटेंशियल लॉस किया है और कंसिस्टेंटली लॉस किया है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बट देन दैट्स द कॉमन स्टोरी अक्रॉस कि नॉट एट रिटेल लेवल, इवन एट HNI लेवल आई हैव फाउंड दैट पीपल हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो जब भी कोई क्लाइंट, और वो कॉमन सेट ऑफ क्लाइंट्स होते थे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते थे, तो जब भी वो फाइनलाइजेशन के लिए आते थे मैं फर्स्ट उनको वही बोलता था कि फ्यूचर करेंगे तो फ्यूचर ना रहेगा,
ऑप्शन करेंगे तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो दिस वाज द पंच लाइन आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल दिस सेट ऑफ क्लाइंट्स जिनके लॉसेस होते थे। आई डिडंट हैव एनी क्लाइंट हु मेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में प्रॉफिट। और आज जब वो क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपकी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। आपका कोई स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम नहीं, आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी। And in the hindsight, when I go back and look at the kind of trades these people have done, I don't see any logic to the kind of trades that were taken. It's mere greed that was there, the greed and the fear, which was overpowering them, which resulted in those large losses. बताइए HNI जो समझदार हैं, HNI क्यों बना है? क्योंकि कोई ना कोई काम के अंदर में उसने अच्छा काम किया तभी तो उसके पास पैसे आए। Correct. और वो बताइए ग्रीड एंड फियर के शिकार हो जाते हैं इस तरह से। तो कभी कभी क्या होता है कि HNI होने से आपके पास पैसा ज़रूर है, बट आप फिर उसको किसी को मैनेज करने के लिए देते हैं। आप अगर खुद मैनेज कर रहे हैं तो HNI होना और नॉन HNI होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रीड जो है वो HNI में भी है। इट्स अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू हैव ग्रीड। Obviously, the greed factor is little lower with HNI, but it is not missing. It's not like it is missing. It is certainly there. So that's what results in losses. But this notion of mine changed post-COVID. अच्छा। Okay, so post-COVID, in fact, I should tell my first seminar that I attended on options trading was on your platform. April 2020 में एक प्रोग्राम हुआ था BSc के साथ मिलके किया था। हाँ, तो वो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। एंड उस प्रोग्राम के बाद फिर आपके चैनल से कनेक्शन हुआ, एंड देन बिन कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट, क्योंकि आपका चैनल सिर्फ ऑप्शंस पे नहीं डील करता है, काफ़ी चीज़ों पे डील करता है। इट्स क्वाइट डाइवर्स। तो काफ़ी चीज़ लर्निंग हुआ, एंड देन देयर वर कपल ऑफ अदर फैक्टर्स। एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय के कोई कितना भी रिफाइंड रहे, बट आई विल हैव माई ओन सेट ऑफ प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी आर्टिकलशिप जो कि बैंगलोर की एक टॉप नॉच डायरेक्ट टैक्स फर्म है HC खिंचा एंड कंपनी, वहाँ से की। वहाँ के जो पार्टनर हैं पदम खिंचा जी, नगीन खिंचा जी, दे आर सो रिफाइंड, दे आर सो सॉर्टेड इन देयर दिस वन। बट आज भी हम उनके साथ आर्ग्यू तो करते ही हैं, हम वो प्रोसेस से गुजरते ही हैं कि क्या सही है क्या गलत है। I think this ability to question and to go through that whole process is not to be left. Wow. सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि काफ़ी लोग जो फिन इन्फ्लुएंसर बोल लें आप या जो भी है, ये लोग फ्लैशी न्यूज़ बना दिए हैं, पूरे ट्रेडिंग को बहुत फ्लैशी बना दिए हैं, और लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं समझ रहे हैं। दे आर वेरी ब्लाइंडली फॉलोइंग ऑल दिस प्रोसेसेस। I think it is very important we sort that process first. I think with that perspective, we should go. Great. चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. So I think as we discussed कि हमारा आस्क क्या होना चाहिए। देखिए टिपिकली जब एक कोई ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो अपना कैपिटल लेकर आता है, तो कैपिटल से उसको रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न के अलग अलग कंपोनेंट हैं। एक तो अगर आपने वो कैपिटल मार्केट में नहीं लेकर आते तो आपका एक रिस्क फ्री रिटर्न होता, मतलब या आपका फिक्स्ड डिपॉजिट में होता, या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो काफ़ी रिलेटिवली लो रिस्क हैं, और आपको एक एश्योर्ड रिटर्न होता, कंप्लीट 100% प्रोबेबिलिटी कि आपको वो पैसा बनेगा। तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस है कि आप जब कैपिटल अपना मार्केट में लेकर आएंगे तो वो आपने एक जो एश्योर्ड रिस्क फ्री रिटर्न था वो आपको बेयर मिनिमम बनाना है। प्लस आप जो अभी अपना टाइम एंड एफर्ट लगाएंगे, उस टाइम एंड एफर्ट का भी एक वैल्यू निकालना है आपको। एंड सेकेंड थर्ड पार्ट इज, क्योंकि अब आप रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री नहीं है, आप रिस्क ले रहे हैं, तो आपको उस रिस्क के लिए एक रिटर्न जनरेट करना जरूरी है, विच इज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, करेक्ट। अब ये रिस्क प्रीमियम का जो डेरिवेटिव है ये डेल्टा है बेसिकली। ये डेल्टा है कि आपके पास जो बचा वही आपका रिटर्न है। ऐसा नहीं कि आप मेजर कर लेंगे कि रिस्क क्या है और उस रिस्क के लिए आपको कितना रिटर्न आया है। ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आपने जो रिटर्न जनरेट किया उसमें बचा क्या। रिस्क फ्री रिटर्न निकाल के अपने एफर्ट का पैसा निकालने के बाद जो बचा, क्या आपने जो रिस्क लिया क्या वो कमेंसरेट था उस रिस्क के लिए। तो आई थिंक ये असेसमेंट से ये चीज़ समझ में आएगा आपको कि क्या आप जो रिटर्न ले रहे हैं और जो रिस्क उसके लिए ले रहे हैं क्या वो सही है। आर यू ओवर रिस्किंग योर इन्वेस्टमेंट,
और आर यू टेकिंग अ प्रॉपर पोजिशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. सो आई थिंक ये पूरे प्रोसेस से होके निकलने पे आपको एक अपना सेट टारगेट मिलेगा कि आपको कितना रिटर्न आपको जनरेट करना है. अब जैसे टाइम एंड एफर्ट वाली बात जो है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक वैल्यू डिराइव करें कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे टाइम एंड एफर्ट में क्या है कि अगर कोई कैपिटल लेकर आ रहा है और कोई म्यूचुअल फंड में लगा रहा है तो उसका फिर टाइम एंड एफर्ट नहीं है. उसके लिए तो फिर जो मैनेजमेंट का जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड में, वही उसका कॉस्ट हो गया और वो नेट हो चुका वहाँ पे. आपने कोई टाइम नहीं लगाया, आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने म्यूचुअल फंड को दे दिया पैसा, छोड़ दिया. अगर आप खुद उतर रहे हैं मैदान में, खुद आप मार्केट में आ रहे हैं, आप इक्विटी करें या फ्यूचर्स करें या ऑप्शंस करें. इक्विटी में ऑब्वियसली आपका टाइम कम लग रहा है, आपने एक बार एक डिसीजन ले लिया है इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म है तो उसमें कम टाइम लग रहा है, तो उतना बड़ा कॉस्ट नहीं होगा उस डिसीजन मेकिंग के अंदर. और हो सकता है कि आप काफ़ी दूसरे जनों को देख के वो डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें लो कॉस्ट होगा. बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंटली टाइम दे रहे हैं. वो टाइम की वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी है. और ये वैल्यू सबके लिए एक नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई बंदा 50,000 की सैलरी कर रहा है और वो टाइम दे रहा है तो उसकी वैल्यू अलग होगी. करेक्ट. अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई डॉक्टर है जिसकी अगर एनुअल इनकम 1.5 करोड़ रुपए है या 2 करोड़ रुपए है, तो उसकी टाइम वैल्यू अलग होगी और सबके एक्सपेक्टेशन मार्केट से अलग होंगे. तो मैंने एक डेरिवेटिव, एक इंडिकेटिव चार्ट बनाया कि अलग अलग इनकम कैटेगरी वालों के बेसिस द टाइम दैट दे आर गिविंग. अगर बहुत इंट्राडे के काफ़ी करते हैं तो हो सकता है कि 50% उनको अपने सैलरी इनकम, अपने एनुअल इनकम को मार्केट से निकालना है. अगर ऑर्डिनरी टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 25% उस इनकम का पैसा बनाएं. तो एक कंप्यूट डिराइव करें कि कितनी आपकी इनकम है, उसकी 25% या 50% लें, वो साल में आपको निकालना है. फिर उसको आप ब्रेक डाउन करें पर वीक, कि पर वीक आपको अपने टाइम एंड एफर्ट के लिए कितना वैल्यू निकालना है. ये जब आप कंप्यूट करेंगे तभी आप ये डिराइव कर पाएंगे कि आपने अपने रिस्क के लिए कितना पैसा बनाया, क्योंकि आपने अपना रिस्क फ्री प्रीमियम निकाल लिया. जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो निकालना है, आपके टाइम एंड एफर्ट का वैल्यू निकालना है. फिर उसके बाद जो बचेगा वो आपके रिस्क के लिए पैसा है. सही है. कहीं ना कहीं टाइम एंड एफर्ट और रिस्क का जो रिटर्न है ये ओवरलैपिंग होगा. ऑब्वियसली वी कैन नॉट से कि टाइम एंड एफर्ट का वैल्यू, हो सके मार्केट आपको अपने टाइम के लिए पैसा नहीं दे, बट आपके रिस्क के लिए तो पैसा मिलेगा. तो ये थोड़ा ओवरलैपिंग होगा, बट एटलीस्ट आपके एनालिसिस के लिए आई थिंक ये एक फैक्टर रहना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना कंप्यूट करें कि कितना टाइम आप दे रहे हैं मार्केट में और क्या वैल्यू है उस टाइम की. क्योंकि अगर उसको आप वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो, और अगर आप इतना टाइम दे रहे हैं पूरा साल में और वो नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ एन इंट्रोस्पेक्शन नीडेड वेदर इट इज़ वर्थ इवन गिविंग दैट टाइम. बराबर. बिकॉज आप इतना टाइम मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम दे रहे हैं, पोस्ट ट्रेडिंग उन पोजीशंस को सोचते सोचते दे रहे हैं, रात को सोते सोते देख रहे हैं, तो काफ़ी टाइम साइकोलॉजिकली आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड है. तो आई थिंक इट्स टेकिंग अवे लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम योर लाइफ. तो आई थिंक वी शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दिस एस्पेक्ट कि आप कितना टाइम. And what about the stress and the overall body के ऊपर में जो एफर्ट हो गया, एफर्ट में आ गया, एफर्ट में आ गया, आपके टाइम और एफर्ट दोनों में आ गया. एफर्ट में भी है क्योंकि खून कितना जलता है वो तो देखते नहीं है, तो वो उसको एफर्ट में मेजर करना कैसे. करेक्ट. या तो वो भी देख सकते हैं क्या कि वो ब्लड टेस्ट करवा के रेगुलरली अगर डायबिटीज़ का नंबर बढ़ रहा है तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा देते हैं. अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, हो सके ये भी कंप्यूटर हो जाए. अगर 150 का 170 हो गया है तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई होना चाहिए, क्योंकि मैं डायबिटिक ले रहा हूँ तो. करेक्ट. क्योंकि होगा तो है. यस. आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी स्ट्रेस्ड रहता है क्योंकि लॉसेस भी हो रहे हैं सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से. और अब तो एनएससी बोल रहा है कि टाइम भी एक्सटेंड कर देंगे, मतलब और जलना है और टाइम ज़्यादा लगना है. ये काम कर सकते हैं, एनएससी में जॉब आप ढूंढ लेते हैं या एनएससी का शेयर खरीद लेते हैं, तो एक तरफ इधर में नुकसान हो रहा है और एक तरफ इधर में पैसा मिल रहा है. सर अभी जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम तो फुल टाइम प्रैक्टिशनर भी हैं. ऐसे तो नहीं है कि हमने प्रैक्टिस छोड़ दिया है, फुल टाइम प्रैक्टिस करते हैं. काफ़ी मीटिंग्स को हम पोस्ट ट्रेडिंग आवर्स पोजीशन करते हैं, मीटिंग्स को शेड्यूल करते हैं. अब अगर ये हो गया तो फिर क्या करेंगे तो ये दो नाव में सवारी करना मुश्किल हो जाएगा फिर. तो आप लोग लिखिए, चिट्ठी लिखिए, एक्सचेंज को आप चिट्ठी लिखिए, ऐसा मत करो मेरे साथ मजाक कर रहा. चलिए सॉरी, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ, जस्ट टू कीप इट लाइट.
तो मैंने एक आइडियल चार्ट निकाला कि अपने को कैपिटल में 3 कंपोनेंट है कि साइज ऑफ कैपिटल के बेसिस पे अगर हम देखें कि क्या हम पूरा कैपिटल निकाल पाएंगे। आई थिंक इट बिकम्स ईजियर फॉर पार्टिसिपेंट्स जिनकी साइज ऑफ कैपिटल बड़ी है उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है सब कंपोनेंट्स में रिटर्न जनरेट करने के लिए। क्योंकि अगर छोटा कैपिटल होगा और उस कैपिटल पे जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो तो प्रो रेटा है, क्योंकि जितना कैपिटल उतना ही रेशियो आना है। 6% का रिटर्न है वो तो 6%, लाख रुपए भी वही है, 1 करोड़ रुपए पे भी वही है। बट जो टाइम एंड एफर्ट का जो पैसा है वही सबसे बड़ा इशू है कि रिटेल अपना काफ़ी टाइम देता है बट वो बहुत छोटा कैपिटल लेकर आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने टाइम एंड एफर्ट का वैल्यू उससे निकाल के लेकर आएगा। तो कोई अगर लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है और वो पूरे महीने ट्रेडिंग कर रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट मैं 10,000 15,000 रुपये उससे इनकम करूं। बट कोई ये नहीं समझता है कि अगर महीने का 10,000 बनेगा तो साल का 1,20,000 बनेगा जो 120% होगा। तो क्या उस रिटर्न के ऊपर आपके रिस्क क्या रहने वाले हैं। तो मैंने एक इंडिकेटिव चार्ट बनाया कि किस वैल्यू के ऊपर क्या क्या रिस्क होने वाला है। इसका मैसेज बस यही दिखा रहा है कि लो कैपिटल पे रिस्क ज़्यादा रहने वाला है, हायर कैपिटल पे रिस्क का प्रेशर कम रहने वाला है क्योंकि रिटर्न के एक्सपेक्टेशन भी कम रहेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो होंगे, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा, लोअर कैपिटल पे ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। ऑब्वियसली रीज़न है कि टाइम एंड एफर्ट लग रहा है। और हायर कैपिटल पे एक्सपेक्टेशन कम रहेगा क्योंकि उसके रिटर्न के बेसिस पे उसको काफ़ी बड़ा पैसा मिल जाएगा। और एब्सोल्यूट रिटर्न में लोअर कैपिटल पे छोटा ही पैसा बनेगा, बड़े कैपिटल पे ही बड़ा पैसा बन पाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि आपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा हाई कर रखा है लो कैपिटल के ऊपर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि उसको सक्सेस मिले ये काफ़ी लो है। और जो कैपिटल हाई कैपिटल लेकर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी। और मैंने जो समझा है ये पूरा मार्केट का जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बना ही ऐसा है कि बड़े कैपिटल को कॉम्पनसेट करना है। छोटे कैपिटल वालों को काफ़ी मुश्किल होगा। दे विल नीड टू बी हाईली स्किल्ड टू बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ मार्केट विथ स्मॉल कैपिटल। बोल्ड, मतलब बोलते हुए कैसे हैं बोल्ड, लिखने में तो बोल्ड बोल देते हैं, हाँ। बट एक बार वापस से रिपीट कर देंगे तो ये बोल्ड हो गया। सेम चीज़ रिपीट करिए, बिकॉज ये चीज़ माइंड में बैठा लीजिए दोस्तों, जो इन्होंने कहा नहीं यही है मार्केट का सत्य। फिर से रिपीट करिए सर। मार्केट का जो डिज़ाइन है वो आके बना ही इस डिज़ाइन से है कि जो बड़ा कैपिटल है वही पैसा बनाएगा। छोटे कैपिटल से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होने वाला है। दे विल बी रिक्वायर्ड टू हैव हाई स्किल्स to make profit on low capital. That's the reality of the market. तो छोटा कैपिटल वालों आप प्लीज़ रिविजिट करिए अपना डिसीजन मार्केट में रहने का, क्योंकि अल्टीमेटली सब ले जाएंगे आपसे पैसा और आप। I think we should not discourage them. It's not about discouraging. देखिए मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ, मैं ना डिस्करेज कर, बट आई वांट टू से दैट अगर आपका एस्पिरेशन नहीं है बड़ा कैपिटल तक जाने का तब मत रहिए मार्केट में। Yes, correct. कई लोग होते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, आज हमने सबने चालू किया था छोटा कैपिटल से ही, बट हमारा टारगेट था कि हमको बड़ा बनना है। करेक्ट। लेकिन किसी के पास है ही नहीं पैसा। अब सर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, सर 50,000 रुपया है, उतना ही पैसा है, फैमिली में पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेके पैसा कर रहे हैं, तुम्हारे में है ही नहीं बैकग्राउंड कि तुम कैपिटल बढ़ा सकते हो। 50,000 तो ही ना 50 करोड़ बनेगा सर। सर अभी सेबी की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, आई हैव सीन द डेटा ऑफ दैट दिस वन। वहाँ पे अगर लॉसेस के रिटेल कैटेगरी के लॉसेस अगर देखेंगे सब लाख रुपए के अंदर ही है। लाख रुपए के अंदर। ओके, उन्होंने उसका डेटा एनालाइज ही नहीं किया जो इंस्टीट्यूशनल है या फिर जो बड़े कैपिटल से पैसा बना रहा है, क्योंकि जो 1% इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो बात की जा रही है उसका कैपिटल कितना है, उसका कैपिटल इन लोगों से काफी बड़ा होगा और वही पैसा खींच रहा है मार्केट से। तो रिटेल ट्रेडर जो छोटा कैपिटल लेकर आ रहा है उनको एक चीज तो बहुत क्लियरली समझना है कि उनको अपने स्किल्स को अपस्किल करना है, जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है, और एक चीज क्लियर रहे कि लॉस तो करना नहीं है। अगर लॉस हो रहा है, एक बार होता है समझ में आता है, अगर कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट। आई थिंक यू नीड टू, दिस इज नॉट मेंट टू बी फॉर यू। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट रिटेल ट्रेडर को सही तरीके से अपना कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा। धन्यवाद। Yes.
सो मैंने एक कंसिस्टेंसी का जब डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने एक चार्ट बनाने की कोशिश की कि अलग अलग एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर होंगे तो 3 साल में 5 साल के डिफरेंट टाइम होरिजॉन में 3, 5, 10 साल के अंदर आपका कैपिटल कितना गुना हो जाएगा. एंड दिस इज आई विल टेल यू पोस्ट टैक्स बिकॉज आई एम टैक्स गाई, तो मैं टैक्स पहले फैक्टर करता हूँ. तो गवर्नमेंट का जो हिस्सा है उसको काट के उसको निकाल लीजिए पहले, उसको देना है, वो तो पार्टनर है हमारा. तो टैक्स के बाद जो आपका कैपिटल एट डिफरेंट रिटर्न्स, डिफरेंट रेट ऑफ रिटर्न्स आपका कितना गुना बनेगा. तो अगर आप देखें, मैंने इसमें दिखाया है 6% का गैप रखा है. 6% जो एफडी का रिटर्न है, अगर आप टैक्स भरने के बाद 10 साल रखेंगे तो आपका कैपिटल होगा 1.77 टाइम्स. मतलब इट इज क्रिमिनल आई थिंक टू कीप मनी इन एफडीज, टू कीप मनी इन बैंक, बिकॉज आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा माइनस होगा इन रियल वैल्यू टर्म्स. सो इट इज सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कांट रिमेन इन द 6% रिटर्न. आपको इन्फ्लेशन बीट करना है. And I think at retail level, the inflation is nothing less than 8 to 10%. I think that is something we should always target. If you move to 12%, at 12% in 10 years, your capital will be 3 times, which also is a very good number. Post-tax, this is post-tax. And at 18%, the capital can be almost 4.82 times. And at 24%, it will be 7.5 times. 7.5 times in 10 years is an exceptional return. तो ये चार्ट से आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप कोई चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, अगर आपका रिटर्न लो है तो आपका कैपिटल बहुत काफी स्पीड से ग्रो कर सकता है. और इसमें मैंने ये भी दिया है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अलग अलग रिटर्न के अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उनके रिटर्न्स क्या है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, उनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है. 6% की प्रोबेबिलिटी तो यूनिवर्सल है, होना ही है, वो तो आपको मिलेगा ही, कंप्लीटली 100% प्रोबेबिलिटी है. 12% पे भी हाई है. 12% आप इक्विटी में आ जाओ तो आप मैनेज कर सकते हैं 12% का रिटर्न. 18% थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा 18% पे पुश करने के लिए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है. 24% भी इज अ वेरी हाई रिटर्न. आई वुड से इट्स नॉट इजी टू अटेन, बट गिवन अ गुड डिजाइन, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है तो आप 24% भी अचीव कर सकते हैं. एंड देन इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से काफ़ी हाई है कि 24% पे रिटर्न बनाया जा सकता है. अगर उस रिटर्न पे अगर जाएंगे तो 7.5 टाइम्स आपका कैपिटल हो जाएगा 10 साल के अंदर. 30% एंड 36 आर नाउ रिलेटिवली हायर रिटर्न्स. इसमें आप अपना रिस्क रिलेटिवली हायर कर लेंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कि आप कंसिस्टेंटली 10 साल कर पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो है. बट अगर कोई काफ़ी स्किल्ड है और अगर इसको अटेन करता है कंसिस्टेंटली फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें आपका कैपिटल एट 36% विल बी 16 टाइम्स विल बी योर कैपिटल. और फिर 48% and 60%, these are some unrealistic returns that we are talking about. When I mean 48%, I mean consistently 48% for 10 years. Now that is completely a very rare situation. These can only happen in some mid-cap stocks and things where they can become multi-baggers. But क्या आपके पोर्टफोलियो में उसका साइज क्या होगा वो भी रिलेवेंट है. When we are talking at portfolio level. Okay, so at portfolio level वो अचीव नहीं कर पाएगा. तो I think looking at this, then 72 and the last 4 segments are like completely ruled out. तो ये सब आके impractical से रिटर्न बात कर रहे हैं हम. So this is what indicates कि आपको अब इसको देख के समझना है कि आप कहाँ पे हैं, आपको कहाँ पे रहना है. प्रोबेबिलिटी को हाई करना है, रिटर्न को नीचे लेकर आना है, ताकि आप एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट करें मार्केट से, ताकि उसको आप अटेन कर पाएं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर टाइम फ्रेम. लवली. एक आपने वो दे दिया, बचपन में हम लोग वो संचा होता था ना, इंडिया का मैप और सब बनाते थे बचपन में. आपने एक संचा दे दिया हमको. अब लोगों को सिलेक्ट करना है कि मैं किस क्वाड्रेंट के अंदर में रहना चाहता हूँ, और उसी के हिसाब से आने वाला 10 साल का अपना लाइफ का स्ट्रैटेजी डिफाइन करना चाहिए. मुझे लगता है कि अगर आपने कोई एक टारगेट सेट कर लिया है और उसके अगर आपने कॉन्शियसली उसके टुवर्ड्स अगर एफर्ट डाला है,
तो वो अटेन हो जाएगा। और अगर अटेन नहीं हो रहा है तो आपने या तो अपना टारगेट ज़्यादा सेट कर लिया है, उसको लोअर करने की ज़रूरत है। ये चीज़ समझना है कि अगर आप अटेन नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपने एक क्वार्टर अटेंड नहीं किया, दूसरे क्वार्टर भी अटेंड नहीं किया, तो आपको समझ लेना है कि ये हमारी कैपेसिटी के बाहर है, इसको नीचे लेकर आना है। सही है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट कार्ड हो गया एक तरीके से, क्वार्टरली रिपोर्ट कार्ड खुद का बनाना ही चाहिए। करेक्ट। अगर आप 10 साल का टाइम फ्रेम अगर ले रहे हैं और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर गलत करेंगे तो आप मार्केट में रहेंगे ही नहीं। 10 साल तो बहुत दूर की बात है, आप 3-4 क्वार्टर में निकल जाएंगे मार्केट से। सही है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इंडिकेट्स। एंड देन we'll now get into the strategy as to मैंने क्या adopt किया था, how did I stumble upon, what kind of strategy that I used, and what was my return expectation from market. जी. Knowing that I come from a family which was involved in finance and rupee की value पता है, time value of rupee is known. So my return expectation from markets was very low. It's not like I wanted 36% or 40% or all. My expectation from market was simple 24% return. Okay. Now for many people it could जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी लो लगता होगा, बट मेरे हिसाब से अगर मैंने ये कर लिया तो मैंने तो दुनिया जीत ली कि मैंने 24% रिटर्न जनरेट कर लिया तो मेरा कैपिटल तो 7.5 गुना हो जाएगा 10 साल के अंदर। तो मुझे बस 24% चाहिए था और मुझे अब बैक कैलकुलेट करना था कि मुझे ये 24% कैसे जनरेट करना है। एक अच्छा चीज जो ऑप्शन में है कि आप जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं और जो आपको ऑप्शन का मार्जिन देना है उसमें आपके कोलैटरल्स चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं कि कैश कंपोनेंट देना है, आपके कंपोनेंट्स इन्वेस्टमेंट जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है आप उनको कोलैटरल देके उनसे भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं और पैरेलली आपका कोलैटरल भी रिटर्न जनरेट करेगा। तो ये पूरा पार्ट जो है कि आपका 24% जो रिटर्न निकलना है इसके 2 भाग हैं। एक आपका कोलैटरल आपको क्या देने वाला है और फिर आप अपने ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग करेंगे उससे आपको कितना पैसा जनरेट करना है। ओके, तो जितना मेजर कैपिटल जो आज के तारीख में मेरा जो मेजर कैपिटल है वो डेट में है, जो क्योंकि अब बॉन्ड यील्ड्स पीक पे हैं, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आके 7-7.5% पे चल रहे हैं, तो मैंने काफ़ी कैपिटल मेरा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स में लॉक कर रखा है जो मुझे 7 से 7.5% के यील्ड पे लॉक्ड है। गिल्ट फंड्स हैं, ओके, जो ऑलमोस्ट अभी 7-7.25% के रिटर्न दे रहे हैं। तो और जो इक्विटी जो मैंने ले रखी थी ड्यूरिंग कोविड, आई हैड पुट इन मनी इनटू इक्विटी, मोस्ट ऑफ देम बीइंग ब्लू चिप्स, तो उनको भी तो पड़े थे डीमैट में, उनको भी कोलैटरल देना ही था क्योंकि उससे भी जो रिटर्न आएगा वो तो आएगा, तो उनको भी कोलैटरल दे दिए और जितना भी एडिशनल कैपिटल आया उसको गिल्ट में और भारत बॉन्ड्स हो गया, फिर गिल्ट फंड्स हो गए, इनको सब डाल के ओवरऑल मेरे को समझ में आ गया कि मेरा 6 से 7% तो मेरा कैपिटल पे बनेगा, इनफैक्ट इससे ज्यादा बनेगा। कितना परसेंटेज था उसमें डेट में और कितना परसेंटेज इक्विटी में? सर मेरा करीब आज के तारीख में 15% इक्विटी में है। ओके, 85% इज इन डेट। I will slowly start migrating the debt to equity. अच्छा, That migration will happen not by moving the existing capital, but जो weekly return generate होगा, अच्छा, उसको as a SIP प्लान कर रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी उसको इनिशिएट नहीं किया है, अच्छा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोलैटरल के रिटर्न को बढ़ाना है तो उसको आपको इक्विटी से करना पड़ेगा। और इक्विटी में प्रॉब्लम क्या है कि इट हैज इट्स ओन साइकिल ऑफ अप्स एंड डाउन, तो आप उसको प्ले नहीं करना चाहते हैं। आप यू डोंट वांट टू बी लमसम इन्वेस्टर एट पॉइंट्स। वो आएगी एक सिचुएशन जब बहुत क्रैश अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी तो हो सकता है कि लमसम इक्विटी से डेट में मूव हो जाए उस टाइम पे, बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ आई फील दैट अ ग्रेजुअल सिप कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग योर प्रॉफिट्स, ऑप्शन के जो प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं उनको आप उसमें इन्वेस्ट करें तो वो आपका इक्विटी कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि जो आपका बेस कैपिटल है वो तो ही है। आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं, जो आप 24% जो जनरेट कर रहे हैं, उन कैपिटल उस प्रॉफिट को आप अगर धीरे धीरे इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है 2 साल या 3 साल के अंदर मेरा इक्विटी कंपोनेंट 50% पे आ जाए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माई रिटर्न ऑन कोलैटरल ऑल्सो विल एनहांस बिकॉज ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग। और तो जो टारगेट सेट किया था 24%, उसमें से हमको जो कोलैटरल का जो रिटर्न है उसको मैंने घटा दिया, क्योंकि सेबी का रूल है 50-50% का रूल है, उसके बेसिस पे किए हैं। और अगर मेरा कंबाइंड रिटर्न एवरेज 8 से 10% भी अगर निकलता है
तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से जो मेरा टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न है माइनस माई रिटर्न ऑन कोलैटरल अगर मैं निकाल दूं तो मेरा रिटर्न ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग सेट हो जाता है। बहुत कम हो गया फिर तो एक्सपेक्टेशन 18% में से 8 हटा दिए तो 16%, तो मैं 15% पे बेच देता हूँ सर। 15%, 18% पे भी बेच देता हूँ। तब तो अब रिस्क ही बहुत कम है, ऑप्शन कम है सर, तो इसके लिए कंसिस्टेंसी है। ओह माय गॉड, देखिए आपने तो होली ग्रेल बता दिया, पूरा डिस्क्लोज कर दिया आपने। सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया सबको। बट ऐसा नहीं है सर, ये ऐसा हो गया ना कि ऑप्शन का जो ट्रेडिंग है ना वो कार चलाने जैसा है मेरे हिसाब से। जब आप कार चलाते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन है, ब्रेक है, क्लच है, स्टीयरिंग है, गियर है और साइड व्यू देखना है, रियर व्यू देखना है। तो मार्केट में जब आप बैठे और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठते हैं तो सब चीज चलाना है आपको। आपको ब्रेक भी लगाना है, आपको एक्सेलरेट भी करना है, आपको आजू बाजू देखना है और स्टीयरिंग भी करना है और सही तरीके से गाड़ी को चला के बढ़ना है। अगर एक चीज मिस हुए तो एक्सीडेंट होना गारंटी है। वाह, ब्यूटीफुल। और एक और चीज जो है, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं आज, ये ऐसा होगा कि हमने लोगों को बिठा दिया क्लासरूम में और उनको गाड़ी चलाना सिखाया क्लासरूम में कि आपको गाड़ी ऐसे चलानी है, रास्ते पे हैं, आप स्टीयरिंग घुमा दो, आप ब्रेक लगा लो। जब तक बंदा खुद गाड़ी में बैठेगा नहीं और गाड़ी चलाएगा नहीं, वो सीख नहीं पाएगा। एक दो बार तो ठोकना भी पड़ेगा। वो ठुकाई तो होनी है, बिना ठुकाई तो होगी नहीं। बस खाली कैजुअलिटी जितने तो आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है कि कोई भी स्ट्रेटेजी दिखने में काफी सिंपल लगती है, बट जब आप करेंगे आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि बिलीव मी 18% रिटर्न जनरेट करना भी ऑप्शंस में इजी नहीं है। कंसिस्टेंसी है, बट उसको मैनेज करना, उसके लॉस सिचुएशंस को मैनेज करना, उनके रिस्क फैक्टर्स और जो फायर फाइटिंग सिचुएशंस आती हैं, आप लो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बेचते हैं, जो प्रीमियम स्पाइक्स आ सकती हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यू नीड सर्टन सेट स्किल्स विच यू कैन एक्वायर ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय गोइंग थ्रू दैट होल प्रोसेस। सही है दोस्तों, एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, ये जितने भी स्ट्रैटेजीज या कुछ भी डिस्कस होते हैं ना, ये जाके नेक्स्ट डे ट्रेड मत कर लीजिएगा प्लीज़। ये पूरा एकेडमिक एक्सरसाइज है ये, ठीक है। स्ट्रैटेजी डिस्कशन भी पूरा एकेडमिक है, चाहे पुराने वीडियो भी मैंने देखा था, किसी के साथ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस की, तो उसके बाद लोग वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने लगे, बोले ये वर्क नहीं करता है। अरे भाई, वर्क नहीं करता, अच्छी बात है, आपने बैक टेस्ट करके डिफाइन कर लिया वर्क नहीं करता। आइडिया इज़ नॉट टू शेयर स्ट्रैटेजी, आइडिया इज़ टू शेयर द प्रोसेस, और आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाएं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप प्लीज़ इसको ना स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन करने का एक मीडियम मत दे दीजिए कि यहाँ से स्ट्रैटेजी मिलती है लेके मैं कल से ट्रेड करने लग जाऊँगा। जस्ट एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। ये फिर वैसे ही होगा कि क्लासरूम में सिखाया कार चलाने के लिए, हाँ, कार लेके उतर गए मार्केट में, और उतर के गए सर 70 का स्पीड भी चलाने लगे। अरे अभी तो कम से कम 7 का स्पीड में तो चला। तो ये ऐसे ही होता है ना कि जो फिन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं काफ़ी, जो दिखाते हैं उनको कि आप दिन का 10,000 बना सकते हैं, ये वैसा है कि किसी ने किसी को गाड़ी दिखाया नैनो, और फिर उसमें दिखाया कि देखो नैनो तो 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकती है। हाँ। और उसको देख के उसको लगा कि यार नैनो तो 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकती है। हाँ। अब तो मैं पूरा दुनिया गोल फिर के आ जाऊंगा इसी गाड़ी में। और क्योंकि 40,000 किलोमीटर है, 400 घंटे में मैं 100 किलोमीटर की स्पीड पे दुनिया घूम के आऊंगा। हाँ। ये एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी की कंसिस्टेंसी क्या है। क्या आप क्या उसको 100 किलोमीटर वो एक बार टच कर लेगा? क्या वो रिपीटेडली कंसिस्टेंटली 100 किलोमीटर की स्पीड पे जाएगी? नहीं जाने वाली है। और कितने रिपीटेडली जाएगी, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वही समझना है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम 18% का जो एवरेज लिया मैंने, देयर आर वीक्स आई मेक ओनली 12% रिटर्न, बिकॉज मार्केट कंड्यूसिव नहीं रहता है। आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, बट देयर विल बी वीक्स वेयर यू विल मेक 30% रिटर्न। आपको मौके के लिए रुकना है, आपको सही मौके पे वो रिटर्न लेना है, एंड देन यू कैच अप विद द एवरेज रिटर्न। सो व्हाट आई डू नॉर्मली इज दैट, मैं जब वीकली रिपोर्ट रखता हूँ, उसमें मैं हर वीक में मैं कंप्यूट करता हूँ कि मुझे इस वीक में इतना प्रॉफिट होना चाहिए था और मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है और मेरे पास इतना सरप्लस है। ये जो सरप्लस है ये मेरा नहीं है, ये मुझे वो वीक्स में भरपाई करेगा जब मैं धीरे चलूँगा।
इट विल फिल अप दोज गैप्स। जहां मेरा 18% नहीं बनेगा उसको फिलअप करेगा, जहां मेरे लॉसेस होंगे उनको फिलअप करेगा, क्योंकि मुझे मिलना तो 18 ही है। मेरा आस्क ही 18 है, 18 से ज्यादा मेरे को चाहिए नहीं। तो मेरे वो सब मेरा रिजर्व बना हुआ है, किसी न किसी दिन मेरे को मार्केट को देना पड़ेगा और वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। आई थिंक इस माइंडसेट से चलेंगे तो आई थिंक इट्स फेयरली सॉर्टेड, आई सपोज। एब्सोल्युटली। तो जो हमने डिस्कस किया कि ऑप्शंस का जो रिटर्न है आपको कंप्यूट करना है कि टोटल रिटर्न माइनस आपका जो कोलैटरल का रिटर्न है वो कंप्यूट कर लें आप। फिर इसको, ये हो गया आपका एनुअल रिटर्न। अब इसको डाउन साइज करिए। आपको जो पहाड़ चढ़ना है आप उसको पहाड़ मत देखिए, इसको छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो मैंने मेरे लिए 18% का रिटर्न सेट किया है। हो सकता है कोई 24% का रिटर्न सेट करे, कोई 30% का रिटर्न सेट करे। उस रिटर्न को ब्रेक डाउन कर दीजिए मंथली, उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए वीकली। तो आपका वीकली रिटर्न निकल के आएगा। 18% पे मुझे जो रिटर्न बनाना है वीक का वो है 0.35%। ओके। और फिर आप अपने साइज ऑफ कैपिटल के हिसाब से और अपने रिटर्न जो आपने सेलेक्ट किया उससे आप एब्सोल्यूट टर्म्स में कंप्यूट कर लीजिए कि आपको उस वीक में कितना प्रॉफिट निकालना है, और बस उतना ही जनरेट करने की कोशिश करिए, उससे ज़्यादा का मत देखिए। अगर उतना कैपिटल आप उतना रिटर्न कंसिस्टेंटली जनरेट कर लेंगे तो आई थिंक आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। और होंगे कि इसमें कुछ वीक्स में आप कम बनाएं, कुछ वीक्स में आप ज़्यादा बनाएं, बट आप अपना ओवरऑल टारगेट ट्रैक रखिए, टोटल प्रॉफिट ट्रैक रखिए, टोटल प्रॉफिट का टारगेट ट्रैक रखिए कि क्या आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं और कितना डिविएशन हो रहा है और कहाँ पे कोर्स करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर शॉर्टफॉल ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपने टारगेट ही ज़्यादा सेट कर रखा है। टारगेट्स को रीसेट करिए, रिकम्प्यूट करिए अपने टारगेट्स को साल के, एंड देन सी के आप किस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने ये तो आइडियल सिचुएशन हो गया जहाँ पे हर हफ्ते पैसे बनेंगे ही। यस। अब अगर सपोज अब लगेंगे पैसे, तो हाउ डू यू डिफाइन कि हर हफ्ता कितना लग सकता है? हाउ मच आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि इतना लग जाए तो कोई बात नहीं। वो आप कंप्यूट करेंगे ना कि आपने अपना टारगेट जो सेट किया और आपने जो एक्चुअल प्रॉफिट बनाया, आपने कितना सरप्लस बना रखा है, तो वो सरप्लस तो आपके पास है ही है। तो आप साइकोलॉजिकली फियर में नहीं आ रहे हैं कि आपके पास इतना सरप्लस है तो आपको देना नहीं है मार्केट को। अगर देना भी है तो वो है मेरे पास देने के लिए। प्रॉब्लम ये आएगी, दिक्कत जैसे मेरे में ये प्रॉब्लम आती है कि जब मैं मार्च में ये पूरा जो सरप्लस होता है इसको मैं एक बार खत्म कर देता हूँ, अप्रैल में शुरू करता हूँ, कोई सरप्लस होता नहीं तो फियर रहता मन में। तो सरप्लस रहने से एक फियर वाला जो फैक्टर है उसको आप कंटेन कर सकते हैं, क्योंकि दो इमोशंस जो मार्केट में जो कंट्रोल करना है, एक है ग्रीड हो गया, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, आपने टारगेट को, रिटर्न्स को टारगेट बना के कि आपने लिमिट कर लिया, आपने रिस्क समझ लिया, आपने अपने टारगेट्स को लिमिट कर दिया, तो आपने अपने ग्रीड को भी कंट्रोल कर लिया कि आपको टारगेट यही है, आपके लिए ओपन टारगेट्स नहीं है, तो ग्रीड कंट्रोल हो गई आपकी। अब आपको फियर कंट्रोल करना है। फियर को कंट्रोल आप ऐसे करेंगे कि आप अपना सरप्लस कंप्यूट करें कि कितना पैसा आपके पास है और उस पैसे के हिसाब से करें। तो ये सरप्लस पहले बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो मैनेज होना पड़ेगा। बट हर हफ्ता हम पूरा सरप्लस को थोड़ी ना बेट कर सकते हैं, मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट का आपने टारगेट डिफाइन कर लिया, लॉस का भी तो एक टारगेट नहीं है बट एक जोन तो डिफाइन करना पड़ेगा, इतना रुपया ही मैं हर हफ्ता खो सकता हूं। आई थिंक एज वी गो टू द फायर फाइटिंग सिचुएशन, आई थिंक वो सिचुएशन निकल के आएगी कि हम कैसे मैनेज करेंगे सिचुएशन को। और फिर उस लेवल पे हम कैसे अपने साइकोलॉजिकली कि कितना पैसा देना है मार्केट को, वो आएगा, वो सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि हमको वीक में कितना पैसा बनाना है ताकि हमारे जो टारगेट्स हमने जो सेट किए वो पैसा हम मार्केट से निकाल पाए। ठीक। तो हमने जो टारगेट सेट किया उसके बेसिस पे हमने उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में कंप्यूट कर लिया, बेसिस हमारा कैपिटल, और हमारा वीकली टारगेट्स निकल के आ गया। अब हमको उस वीकली टारगेट्स को जनरेट करना है थ्रू ऑप्शन सेलिंग विच इज़ अ पेयर ऑफ कॉल एंड पुट। बट देन यहाँ पे आपको कितना प्रीमियम कॉल से निकालेंगे और कितना प्रीमियम पुट से निकालेंगे, ये एक डायलेमा हमेशा रहेगा। नॉर्मली लोग इक्वल जनरेट करने की कोशिश करते हैं, बट मैं मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग करता हूँ क्योंकि मुझे लॉस वीक्स अवर्ट करने हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि मार्केट को ऊपर बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल का इनफ्लो चाहिए। बट मार्केट को गिरने के लिए कुछ नहीं होगा तो भी गिर जाएगा मार्केट, कुछ ना होने से ही गिरेगा मार्केट। ये वैसे ही है कि जैसे रॉकेट को ऊपर जाना है तो उसको ट्रस्ट चाहिए तभी ऊपर जाएगा, बट नीचे आने के लिए किसी को कुछ नहीं करना, वैसे ही गिर जाएगा। ग्रेविटी है। तो मार्केट भी वैसे ही है
मार्केट में गिरावट आ सकती है, गिरावट अनइमेजिनेबल गिरावट आ सकती है। तो आपको अगर लॉस के वीक्स अवॉइड करने हैं तो आपको पुट के साइड प्रेशर कम रखना पड़ेगा जनरेट करने का, और उसकी जो सेलिंग के जो पॉइंट्स होंगी वो भी कम करने पड़ेंगे कि आपके काफ़ी दिन ऐसे निकलने पड़ेंगे जहां पे आपके ओवरनाइट पोजीशंस ही ना हो। ओके, प्रेशर कॉल साइड में ज़्यादा रखना पड़ेगा, थोड़ा एग्रेसिव सेलिंग होना पड़ेगा। हालांकि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, आई डोंट टेक अ व्यू। अगर बेरिश भी है मार्केट तो भी मैं कॉल्स एग्रेसिवली नहीं बेचता हूँ। आई एम ऑलवेज अ नॉन डायरेक्शनल प्लेयर, क्योंकि मेरा मानना है कि कुछ भी हो सकता है, आज गिर रहा है कल फिर बढ़ जाएगा, फिर फंस जाऊंगा। फंसना नहीं है मार्केट, इसका एक ही मंत्र है, लॉस प्रॉफिट कम करे चलेगा, लॉस नहीं करना। बराबर। अगर इसको अगर हम पकड़ लें तो आई थिंक प्रॉफिट तो बनाएगा ही मार्केट। अगर लॉस नहीं बनाएंगे तो वही जीत है हमारे लिए। तो आई थिंक द होल फोकस ऑन द एंटायर लास्ट 3 years हैज बीन नॉट टू इंकर अ लॉस सिचुएशन। तो मैंने एक डिवाइस किया कि भाई 35-65, हालांकि आई डोंट स्ट्रिक्टली एडहर टू दिस फार्मूला, इट इज़ वेरी डायनामिक, क्योंकि जब मार्केट बहुत बुलिश हो जाती है तो तब मैं थोड़ा पुट पे प्रेशर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, बट बहुत कंडीशनल है, मतलब वो डिपेंड करेंगी मार्केट सिचुएशंस में, हर वीक पे। ये एक बहुत ऐसा नहीं कि इसको आप ब्लाइंडली हर वीक में अडॉप्ट कर पाएंगे, बट एक आइडियलिस्टिक है ये। मैं एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ कि प्रेशर कॉल पे ज़्यादा रखें रिटर्न जनरेट करने का, और पुट पे कम रखें। एंड 35 and 65% दैट आई एम इंडिकेटिंग आर ओनली इंडिकेटिव, दे आर नो स्ट्रिक्ट फार्मूला और एनीथिंग एज सच। जस्ट एन इंडिकेशन कि आपको ज़्यादा प्रीमियम कॉल से निकालना है, और थोड़ा कॉल को एग्रेसिवली बेच सकते हैं, जल्दी बेच सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द दिस वन। सो हमने ये समझा कि हम टारगेट सेट करेंगे, टोटल टारगेट से कोलैटरल के रिटर्न को हटाएंगे, फिर जो रिटर्न बचेगा उसको ऑप्शन से जनरेट करेंगे, उस रिटर्न को हम फिर वीकली नंबर पे लेकर आएंगे, और फिर उस वीकली नंबर को हम कॉल्स और पुट्स के बीच में एक रेशियो के बेसिस पे जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, दिस इज द सम सब्सटेंस टिल नाउ। अब हमको कंप्यूट करना है कि क्या आप ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो हम कंप्यूट करेंगे, जो हमारी कैपिटल होगी उसमें जो क्वांटिटी बिक सकती है, उसको आपको वन टाइम में सेल नहीं करना है। आपको अपनी क्वांटिटी कंप्यूट करनी पड़ेगी आपके कैपिटल के बेसिस पे कि आप कितने लॉट्स बेच सकते हैं। उन लॉट्स को आपको डिवाइड कर देना है इन बैचेस ऑफ 3 to 5-6 बैचेस में डिवाइड कर देना है। इसको पूरा एक जगह पे नहीं बेचना है और एक साथ नहीं बेचना है, आपको इसको स्लोली एंड स्टेडीली डिप्लॉय करना है लॉट्स को एज द मार्केट इज मूविंग। जैसे क्योंकि आप वीकली कर रहे हैं तो 5 दिन है आपके पास, जैसे एक एक्सपायरी हुआ आप फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए वर्क शुरू कर रहे हैं, तो आपने जिस दिन एक्सपायरी उसी दिन एक लॉट नेक्स्ट वीक का कॉल बेच दिया, क्योंकि आपको पता है मार्केट क्या है। अब अगर एक पोजीशन बेचा है तो आपने सिर्फ अगर समझे 5 लॉट्स क्रिएट किए हैं तो आपने सिर्फ 25-20% क्वांटिटी ही डिप्लॉय कर रखी है। आपने खाली कॉल बेच दिया, तब तो आप रिस्क ले रहे हैं, मार्केट ऊपर चला गया तो। मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पुट्स, मेरे पास पड़े हैं 5 पुट्स बेचने के लिए पड़े हैं सर, और मैं कॉल एट द मनी या नियर द मनी नहीं बेच रहा हूँ सर, मैं बेच रहा हूँ 1000 पॉइंट दूर, 2000 पॉइंट दूर बेच रहा हूँ। मैं 5 रुपये 6 रुपये पे कंप्यूट कर रहा हूँ, मैं आगे स्क्रीन पे आऊंगा कि किस वैल्यू पे बेच रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने कंप्यूट कर लिया कि आपको प्रीमियम कितना निकालना है, कितना कॉल और पुट से जनरेट टारगेट अप्रॉक्सीमेट निकालना है। अब आपने क्वांटिटी अपनी कंप्यूट की कि कितनी क्वांटिटी आप बेच सकते हैं, उस क्वांटिटी को आपने भाग में डिवाइड कर दिया कि भाई 3 भाग बने, अगर छोटा कैपिटल है तो 3 भाग कर लें, बड़ा कैपिटल है तो 5 या 6 लॉट्स कर लें, ताकि वो एक लॉट साइज बन जाए कि आपके लिए इतने इतने लॉट के आपको कॉन्ट्रैक्ट्स में बेचने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो पोजीशनिंग होगी, आप अलग अलग जगह पे आप अपनी पोजीशंस को बिल्ड कर पाएंगे, रिस्क मैनेज कर पाएंगे। अगर आपका कैपिटल, आपके पोजीशन सब अगर एक ही जगह पे रही तो आप फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि रिस्क एक्सपोनेंशियली हाई हो सकते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको मल्टीपल जगह पोजीशंस बिल्ड करनी पड़ेगी। फेयर इनफ। अब आपने, क्योंकि आपने क्वांटिटी कंप्यूट कर लिया और आपको पता है कि आपको प्रीमियम कितना निकालना है, तो आप कंप्यूट कर पाएंगे कि आपका एवरेज रियलाइजेशन पर क्वांटिटी कितना चाहिए प्रीमियम, ताकि आपका टारगेट रिटर्न निकल जाए। ओके, तो मैंने अगर 18% लिया और मैंने जो क्वांटिटी कंप्यूट की, तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे को कॉल आके 12 से 13 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने चाहिए और पुट के साइड में 6 से 7 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने चाहिए। अच्छा। बट ये भी जो प्राइस है ये एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है, ये ओवरऑल वीक की रियलाइजेशन है। अच्छा। ओके, इसमें फर्क है। ये आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन से निकालना है, क्यूमुलेटिवली फॉर द वीक आपको 12 रुपए निकालना है जी।
हो सकता है मेरा फर्स्ट सेलिंग जो हो रहा है वो 8 रुपए का ही हो रहा है, अच्छा 8 रुपए का ही कॉन्ट्रैक्ट बेचा हूँ। मेरा जैसे कॉल का अगर आप टारगेट देखें तो 12 रुपए का है, बट मैंने 8 रुपए का ही कॉन्ट्रैक्ट बेचा। ओके अब मार्केट मेरे मुताबिक चल रही है, हाँ तो वो 8 रुपए का हो गया 2 रुपए। 2 रुपये हो गया। अब मैं 2 रुपए को फिर मैं 3 रुपए और जनरेट करने के लिए 5 रुपए जहां होगा उसको एडवांस करूंगा पोजीशन को, तो 2 रुपए दे के 5 रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट बेचूंगा, क्वांटिटी को पास लेकर आऊंगा। अच्छा 2 रुपये वाला आपने स्क्वायर अप कर स्क्वायर अप कर लिया और 5 रुपए वाला बेच दिया। अच्छा तो क्यूमुलेटिवली मुझे उस वीक में 12 रुपए जनरेट करने हैं कॉल साइड में और 6 रुपए जनरेट करने हैं पुट साइड में। बट सपोज आपने बेचा और ऊपर चला गया मार्केट, तो पैसा लग रहा है, पैसा तो जो प्रीमियम है जो आपने से 12 में बेचा था, विल कम टू द फायर फाइटिंग सिचुएशन। अच्छा तो अभी तक हमने ये कंप्यूट किया कि हमको एवरेज रियलाइजेशन कितना निकालना है एक साइड में से, कॉल साइड से कितना एवरेज निकालना है, पुट साइड से कितना एवरेज निकालना है। अगर ये एवरेज हमने रियलाइज कर लिया तो हमारा टारगेट रिटर्न जो है इस वीक का टारगेट अचीव होगा। ओके तो इस बेसिस पे हमने बेसिकली हमारे टारगेट पॉइंट्स फिक्स किए हैं। अभी तक हमने ट्रेडिंग शुरू नहीं की, अब हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। या अब ये इसमें ये चीज समझना है कि आप अपना पोजीशन का साइजिंग जो है किस तरीके से पोजीशन करेंगे। कॉल साइड में जब आपके 5 लॉट होंगे तो आप कितने लॉट्स आगे रखेंगे, कितने लॉट्स बीच में रखेंगे और कितने लॉट्स एक कदम पीछे रखेंगे। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि 3 से 4 पोजीशंस रखता हूं, लेवल्स रखता हूं। एक वो लेवल है जो साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल को तो टच करने ही वाला नहीं है। ओके, आई एम नॉट लुकिंग एट probably will touch. I will say it is impossible to touch this level. That is my starting point of position. वो टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं वो और पास्ट एक्सपीरियंस आपको पता चल जाता है कि कितना टाइम बचा है। अगर समझे 5 दिन बचे हैं तो मैं बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट दूर बेच रहा हूँ। ओके, तो मुझे पता है कि 2000 पॉइंट दूर में जब बेचूंगा और अगर मार्केट एडवांस करेगी तो ये 2000 पॉइंट की जो जर्नी है वो 2 दिन में नहीं होने वाली है, वो होने वाली है 4 दिन में हो सकती है, बट 2 दिन में नहीं हो सकती। एक दिन हो सकता है 800 पॉइंट बढ़ जाए, बट अगर 800 पॉइंट ऐसे एक दिन में बढ़ गया तो मुझे फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, रीअलाइन करनी पड़ेगी। आई विल नॉट वेट फॉर द फायर टू रीच मी, आई विल डू माई प्लानिंग वेल इन एडवांस टू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम फायर। अगर आग दूर है तो मुझे उससे वो आने के पहले ही मुझे दूर हट जाना है वहां से, और उसके लिए जो एडजस्टमेंट्स लगेगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस, तो मैंने जनरली क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको कॉल साइड में ज़्यादा प्रीमियम जनरेट करना है तो हम थोड़े पोजीशंस को आगे रखेंगे, नियर द मनी रखेंगे। नियर द मनी इन द सेंस मेरे लिए फार आउट ऑफ द मनी भी नियर हो जाते हैं, क्योंकि हम 12 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं तो हम तो 500 पॉइंट 600 पॉइंट दूर बेचने वाले नहीं, 1500 से 2000 पॉइंट दूर रहने वाले हैं। तो उस लेवल पे जाके कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है और फिर वेट एंड वॉच सिचुएशन क्रिएट होती है। तो क्वांटिटी कम रहेगी, फिर क्वांटिटी कम रहेगी, ये ग्रेजुअली डिप्लॉय होगी। क्वांटिटी कैसे डिप्लॉय करना है वो भी मैं आऊँगा। अभी मैंने ये बताया कि आप पोजीशन कैसे करेंगे। आप अपनी टोटल क्वांटिटी को 3 जगह पे पोजीशन करेंगे। एक होगा जो पास होगा, एक होगा जो थोड़ा दूर होगा, एक और होगा उससे पीछे रहेगा। ये जो पीछे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये फ्री मनी है, बट इस कैपिटल को आप यूज करेंगे फायर फाइटिंग के लिए। जब एक सिचुएशन क्रिएट होगी या एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट बनेगा ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, तो ये जो पीछे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको आप ट्रिगर करेंगे रीपोजिशनिंग के लिए, पैसा एक्स्ट्रा बनाने के लिए या फिर अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। दिस इज लाइक अ रिजर्व कैपिटल विच इज गिविंग यू दैट 5 रुपीज बट विल इज अवेलेबल टू यू नाउ फॉर टू बी यूज्ड इन अ फायर फाइटिंग सिचुएशन। ओके तो ये हो गया, आपने पूरा क्वांटिटी को 3 लॉट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग जगह पोजीशन कर दिया। अब आप इसके पोजीशंस लेंगे कैसे? अब पोजीशंस जो लेनी है वो आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक साथ सभी क्वांटिटीज को डिप्लॉय कर दिया और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चले गया तो आप फंसेंगे। आपको ग्रेजुअली मार्केट सिचुएशन देख के रेगुलरली डिप्लॉय करना है। अब मैं जनरली क्या करता हूं कि मुझे जो वीक का टारगेट है, जैसे समझिए अगर मुझे वीक में 5 लाख रुपए निकालने हैं तो मैं उसका 40% प्रीमियम डे 1 में लेना चाहता हूं। और फिर रोज जो बेचूंगा उससे प्रीमियम आएगा मेरे पास। वो प्रीमियम का जो क्रेडिट है उसको मैं क्यूमुलेटिवली 5 लाख तक लेके जाना चाहता हूं। तो मैं वो 40% प्रीमियम डे 1 में लूंगा, 5 दिन है 40% प्रीमियम लूंगा, फिर उसके नेक्स्ट दिन 20% प्रीमियम लूंगा, उसके नेक्स्ट दिन 20% प्रीमियम लूंगा। और इस प्रीमियम को रियलाइज करने के लिए मुझे जो क्वांटिटी बेचनी है, जिस लेवल पे बेचनी है वो बेचने की कोशिश करूंगा। अब ये 40-20 भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कभी कभी मैं 60% भी प्रीमियम डे 1 पे बुक कर लेता हूँ बेसिस मार्केट कंडीशन। अगर बहुत बेरिश है
तो मैं कॉल सब वन शॉट डिप्लॉय कर देता हूँ अलग अलग जगह पे, ताकि वो प्रीमियम जनरेट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ब्रेथ बहुत नेगेटिव हो गया है। तो ये आप बोल सकते हैं कि कुछ हद तक बेरिश मार्केट में मैं नॉन डायरेक्शनल से हल्का सा डायरेक्शनल बन जाता हूँ, क्योंकि मार्केट जब 1000-1500 पॉइंट अगर गिर गया है, अब उसमें वो ब्रेथ नहीं रही कि वो 200-2000 पॉइंट फिर बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि सेलिंग आनी है। बहुत से लोग बैठे हैं मार्केट में जिन्होंने लॉस देख लिया, अगर उनके मार्केट उन्होंने अपना लेवल्स देखा तो वो फिर सेलिंग करने आ जाएंगे। तो देयर विल बी डिफरेंट लेवल्स एट विच दे विल सेलिंग्स विल हैपन। तो उस सिचुएशन में वैसे कम वीक्स आते हैं, उस सिचुएशन में मैं मेरा कॉल्स एक साथ में सब पोजीशंस डिप्लॉय करता हूं, ताकि प्रीमियम्स जितना ज़्यादा जनरेट हो पाए वो जनरेट हो जाता है। और फिर सिमिलरली पुट साइड में भी वही होता है। पुट साइड जनरली बहुत कंजर्वेटिव चलता हूँ, स्टार्टिंग के 2 दिन तो मैं पोजीशन भी नहीं लेता हूँ। जनरली डीके अगर आप देखेंगे, डीके लास्ट के 2 दिन में मेजर होता है, मतलब T-1 एंड टी डे का सुबह मॉर्निंग में जो डीके होता है वो मेजर डीके होता है। बट अगर हम बेच ही रहे हैं 5 या 6 रुपए का, तो डीके क्या होना है, 1-2 रुपए डीके होना है, 2 रुपए डीके होना है। बट जो T-1 का जो डीके होता है वो सब्सटैंशियल क्रेडिट डीके होता है उस दिन, तो वो डीके में ही पुट को लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे वीक में 1 या 2 दिन ही होंगे जहां आपके ओवरनाइट पुट के पोजीशंस खड़ी हैं, ताकि वो डीके को आप उसको ले लें, फटाफट कैप्चर कर लें और फिर वो पोजीशन क्लोज हो जाए। समझ। और ये भी क्या होगा कि ये भी काफ़ी दूर होगी, मतलब 2-2 हज़ार पॉइंट दूर, 3-3 हज़ार पॉइंट दूर, जहाँ कुछ प्रीमियम है। हालांकि अभी थोड़े प्रीमियम्स काफ़ी कम मिलते हैं, बट फिर भी मैनेज हो जा रहा है। सो यू डिप्लॉय लाइक दैट एंड देन ग्रेजुअली गो टू द वीक, सो दैट यू अटेन द वीकली, जो वीक का जो कलेक्शन करना है वो प्रीमियम कलेक्शन करें। सही। अब सिचुएशंस क्या होगी कि आपने पोजीशंस तो सब ले ली, अब आपके सिनारियोज बनेंगे कि सिनारियोज क्या बन रहे हैं, कि मार्केट साइडवे चल रहा है। एक मिनट, खाली एक क्वेश्चन आ गया था पहले वाला स्लाइड को लेके। अल्टीमेटली लेकिन एक मार्केट का व्यू तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, व्यू बनाना पड़ेगा, बट व्यू ये बनाना है कि मार्केट किधर नहीं जाने वाला है। ये नहीं जाना है, ये व्यू नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। मार्केट ये व्यू बनाना है। दोनों में क्या डिफरेंस काफ़ी है सर। मार्केट ऊपर जाने में और नीचे जाने में प्रोबेबिलिटी आपकी 50-50 हो सकती है। मार्केट 2000 पॉइंट से ऊपर जाएगा या 2000 पॉइंट से नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 90% होती है, 95% होती है। बहुत फर्क है इसमें। तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितने भी पोजीशंस में लेता हूँ, अगर आप उन पोजीशंस को मैं एनालाइज करता हूँ, तो मेरे प्रोबेबिलिटी जनरली 95% के ऊपर रहती है। जैसे ही वो 90 के नीचे आती है तो मैं पोजीशन फिर से रीअलाइन कर देता हूँ कि यार नहीं, पीछे हटना है। वी वांट टू बी लेस देन 90, आइडियली लेस देन 95। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बन रहा है और लॉस इवेंट्स कम है, प्रॉफिट बन रहा है। बट कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं इनके, वो भी डिस्कस करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके। ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही है, रिस्क फैक्टर्स हैं, वो रिस्क डिस्कस करने पड़ेंगे। तो अब आगे जो वीकली जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सिनारियोस क्या बनेंगे। एक होगा कि साइडवे गया मार्केट, कोई मेजर मूव नहीं लिया मार्केट ने। एक सिनारियो बनेगा कि अपवर्ड मूव लिया बट ग्रेजुअल अपवर्ड मूव आया, ग्रेजुअल डाउनवर्ड मूव आया। और एक आ गया कि रैपिड अपवर्ड मूव आया या रैपिड डाउनवर्ड मूव आया। फर्स्ट सिचुएशन तो बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि आपने जो लिया प्रीमियम, साइडवे चल रहा है मार्केट, तो आपने अपने कॉल्स और पुट्स को एज द वीक इज प्रोग्रेसिंग यू आर एडवांसिंग देम क्लोजर। ओके, नॉट दैट क्लोज दैट यू कैन गेट स्टक इन द लास्ट 2 days। वी डोंट वांट टू बी डूइंग दैट आल्सो, कि 1000 पॉइंट तो पता है आपको दिन में मूव हो सकता है, कि आप 1000 पॉइंट के अंदर तो आने वाले ही नहीं है। बराबर। ओके, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर इज द मार्केट कंडीशन, आप 1000 पॉइंट के अंदर तो आने वाले नहीं है, या 1500 पॉइंट के अंदर आने वाले नहीं है। तो आप एडवांस करेंगे। तो आपने जो 6 रुपए की कॉल या 5 रुपए का जो पुट बेचा है, जो अभी 2 रुपए में है, उसको आप क्लोज करेंगे और फिर एक 5 या 6-7 रुपए वाले कॉल पे आ जाएंगे और वो एक्स्ट्रा प्रीमियम उठाएंगे। ये सिचुएशन बनी जब साइडवे मूवमेंट बनेगा। अब आ जाए, और इसका मूवमेंट कैसे करेंगे। जो हमने 3 पोजीशन ली थी, कि एक नियर पोजीशन, एक उसके पीछे वाली और जो एक पीछे वाली, जो सबसे पीछे है उसको सबसे आगे लेकर आना है। अच्छा, मतलब जो 2 रह गया पीछे वाले को एक और नया पोजीशन खोलना, उसको आगे लेकर आना है। तो वो क्या, वो सबसे लो वैल्यू होगा और अब उसको सबसे हाई वैल्यू असाइन करेंगे आप। तो उससे आपने जनरेट किया 5 रुपए, अब वो हो गया 2 रुपए। अब उसको 2 रुपए में क्लोज करके सीधा लेकर आएंगे 8 रुपए पे।
तो आपकी अभी भी पोजीशंस 3 लेवल है, बट आपने किसको मूव किया, सबसे पीछे वाले को सबसे आगे मूव किया। सही बात है। तो ये सिचुएशन बनी इसमें। जनरली प्रॉब्लम साइडवे में प्रॉब्लम भी हो जाता है। जब साइडवे जाता है तो आपको डायरेक्शन नहीं मालूम रहता है, तो आपके रिस्क रहता है कि मार्केट कहीं पे भी जा सकता है। मेरे हिसाब से बेस्ट सिचुएशन बनती है जब एक नॉर्मल अपवर्ड या नॉर्मल डाउनवर्ड मूव आता है। ओके। बिकॉज उसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मल अपवर्ड मूव आ गया तो आपको कॉल साइड में कुछ करना नहीं, आपको छोड़ देना है। बट जो पुट है उसको आप एग्रेसिवली थोड़ा आगे लेकर आएंगे। राइट। ओके, अगर डाउनवर्ड स्लाइटली डाउनवर्ड चले गया तो पुट को कुछ नहीं करना है, कॉल को आगे लेकर आना है। अब अगर ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव हो गया तो आपके जो 3 पोजीशंस है उसमें सबसे पीछे वाले को आगे लेकर आइए, सेकंड वाले पोजीशन को भी आगे लेकर आइए, ताकि आप अपनी 80% क्वांटिटी पे एक्स्ट्रा प्रीमियम जनरेट कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जनरली सेकंड वाली सिचुएशन ही बनती है, फर्स्ट और सेकंड वाली सिचुएशन ही ज्यादा बनती है। हाउ डू यू डिफाइन नॉर्मल मूवमेंट? नॉर्मल मूवमेंट लाइक 200 पॉइंट मूव, 300 पॉइंट मूव, अपवर्ड मूवमेंट है। बैंक निफ्टी अब तो दूसरे इंडेक्सेस भी करने लग गए हैं, विल कम टू दैट आल्सो, दैट हैज गिवन एन एडेड एडवांटेज नाउ। तो जनरली ये करते हैं। इशू आता है जब रैपिड मूव आता है कि रैपिड मूव में आप कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ आगे आने से नहीं या उधर ही खड़े रहने से नहीं होने वाला, अब तो पीछे हटने की बारी आई है। अब आपको पीछे हटना है। ओके, अब आइए रैपिड मूव को आप कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपने 3 पोजीशंस कॉल की बना रखी है और पुट्स आपने डिप्लॉय नहीं कर रखे हैं या पार्शियली डिप्लॉय कर रखे हैं और मार्केट ने रैपिड अपवर्ड मूव दे दिया, अब ये आपको पता है कि मार्केट कंसिस्टेंटली अप नहीं जा सकता है। आपका जो सबसे पेनफुल पॉइंट जो होगा इन सब पोजीशंस में, वो एक पोजीशन होगा जो सबसे पास है कॉल साइड में। आपको उसी को मैनेज करना है। पीछे के जो 2 पोजीशन वो वैसे ही और दूर है, 500 पॉइंट दूर। आज के तारीख में अभी के मौके पे आपको उसके बारे में फोकस नहीं करना है, सिर्फ वो एक पोजीशन पे फोकस करना है। आपने समझे 10 रुपए में वो कॉल बेचा हुआ है, अब वो 10 रुपए का कॉल हो गया 60 रुपए, और मार्केट है 2 दिन, और मार्केट है अभी 800 पॉइंट दूर। तो ऑब्वियसली रिस्क है कि 2 दिन के अंदर 1000 पॉइंट तो मूव कर सकता है। तो ये 60 रुपए का हो जाए, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? इसको मैनेज करने का तरीका क्या है कि आप वो पॉइंट लेवल डिफाइन करिए जहां आपको लगता है कि इतने पॉइंट्स हम पीछे जाके अभी के लिए एक सेफ जोन में जा रहे हैं, इमीडिएट पर्पस के लिए। आप 2 दिन का मत सोचिए कि अगर मैं 800 पॉइंट दूर हूं तो मुझे लगता है मेरे को 1000 पॉइंट तो रहना ही चाहिए, 200 पॉइंट पीछे जाना है। 60 रुपए की वो कॉल है, 200 पॉइंट पीछे जाने के लिए अगर वही क्वांटिटी में क्लोज करूं और 200 पॉइंट पीछे जाऊं तो मुझे 30 रुपए मिल रहे हैं। ओके। तो मेरे को मार्केट को कितना देना पड़ा? मेरे को 30 रुपए देना पड़ा। अब ये मुझे 30 रुपए निकालने हैं। मैं कहां से निकालूंगा? इसके 2 सोर्स है मेरे पास। उल्टा पुट साइड में मेरे पुट, एक तो मेरे जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं और जो मैंने डिप्लॉय नहीं कर रखे वो पोजीशंस हैं। इस 30 रुपए को मैं डिवाइड करूंगा उन सब पे। वहां पे भी ऐसा नहीं कि मैं एग्रेसिवली सेलिंग करने लग जाऊंगा, इनको पूरा डिप्लॉय करूंगा। यहां पे 1 लॉट का जो मेरे को देना पड़ा, वहां 5 लॉट से मुझे निकालना है। मतलब ऐड करेंगे इन सारा सब एग्जिस्टिंग पोजीशंस में 5 रुपए पूरा रियलाइज करना है मुझे। इन एब्सोल्यूट टर्म्स प्रीमियम जो मैंने यहां दिया वो मुझे वो प्रीमियम ऑपोजिट साइड से निकालना है और रिस्क को बैलेंस करना है। बेसिकली क्या है कि आपका अगर कॉल रिस्क है तो पुट रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं कि दोनों पोजीशंस आपकी रिस्क रहने वाली है। ये रिस्क बैलेंसिंग करना है आपको कि कॉल साइड का जो रिस्क एक्सेसिव हो गया है इसको आपको मूव करना है पुट साइड में और तराजू को बैलेंस करना है। बट इसका एक ब्यूटी क्या है कि आपके पास वेटेज है, आपके पास 1:5 रेशियो है। आपको एक पोजीशन को पीछे लेके जाना है बट आपके 5 पोजीशन से वो लेकर आना है। अगर आपका पूरा क्वांटिटी होता तो बहुत प्रॉब्लम होगी कि अगर वी शेप मार्केट हो गया, ऊपर गया, आप फंसे, आपने पीछे किया, पुट को लेकर आए, अब दोनों साइड फंस गए, आपको पता ही नहीं, आप दोनों साइड पास आ गए, अब दोनों साइड फंसे हैं कि किधर जाएगा। दोनों साइड में आपको रिस्क मैनेज करना पड़ेगा और ये दोनों साइड मैनेज करने में क्या है, आपका स्ट्रैंगल धीरे धीरे स्ट्रैडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो नहीं होने देना है। आपका स्ट्रैंगल में ही रहना चाहिए। आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए और जितना प्रीमियम आपने दिया एक सेफ्टी जोन में गए, फिर आप उसको ऑपोजिट साइड से उसको जनरेट करने की कोशिश करिए। तो अगर हम लोग पुट साइड में क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली हमने क्वांटिटी बढ़ाया तो रिस्क भी बढ़ा लिया। रिस्क बढ़ाया, करेक्ट है। बट आप क्या कर रहे हैं कि आप बैलेंस कर रहे हैं। ओके। और जब आप रिस्क बढ़ा रहे हैं तो ये हो रहा है कि अगर आप
पहले ही 1500-2000 पॉइंट दूर बेच रहे हैं, और अगर उतने पॉइंट्स दूर बेचने के बाद अगर आपको रिस्क का एहसास हुआ है तो इसका मतलब मार्केट ने एक मेजर मूव लिया है। ओके, बिना मेजर मूव के आपके रिस्क सिचुएशंस क्रिएट नहीं होगी। तो ऑपोजिट साइड में रिस्क बैलेंस करना इतना रिस्की नहीं होता है, यू कैन बैलेंस इट आउट। इसका दो फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि कितने दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए। अगर 4 दिन बचे हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, आप उसको समझना पड़ेगा कि 4 दिन में बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अगर 2 दिन बचा है तो आप कर सकते हैं वो चीज़ को। इसमें अब एक और जो चीज़ हो रहा है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही इंडिसेस इसमें काम नहीं हो रहा है, आपके फिन निफ्टी आ गया है, बैंक निफ्टी आ गया है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, और सबके एक्सपायरी डेट्स अलग हैं। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आप इंटरप्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब एक वेव देता है तो दोनों साइड देता है। ओके, तो आप उसको राइट बैलेंस क्रिएट करके उसको एकदम परफेक्ट से अगर चलाएंगे तो एकदम परफेक्ट हो सकता है काम में। मतलब मैं अगर राइट टाइम वैल्यू चाहिए, सही टाइम फ्रेम चाहिए, ताकि उस टाइम फ्रेम में हमको पता है कि ये मैनेज किया जा सकता है और उसको निकलना है उस जगह से। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे दिया आपने ये मुझे, कि ये मत सोचो कि तुमको बैंक निफ्टी से बैंक निफ्टी को ही मैप करना है। एक्चुअली फ्राइडे को, थर्सडे को कुछ ट्रेड किया तो फ्राइडे का सेंसेक्स के साथ मैप कर दो उसको। करेक्ट। क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक वाले कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए आप, अगर समझे एक एक्सपायरी, कभी सिचुएशन आती है कि ये सिचुएशन आपको एक्सपायरी डे में आ जाती है। हाँ, एक्सपायरी डे में अगर आई, मतलब मार्केट ने बहुत मेजर मूव लिया, क्योंकि आपने 1500 पॉइंट दूर बैठे हैं आप, तो अगर एक्सपायरी डे को अगर आपको फायर फाइटिंग करना पड़ गया तो आपके पास चारा ही नहीं बचेगा, आपको लॉस लेके निकलना पड़ेगा। ये तो एक्चुअली में डेली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। यस सर, डेली है। ये तो यूएस में जो डेली होता है वो चल गया। यस, ये तो डेली है सर। अब तो एनएससी चाह रहा है कि डेली, अब तो रात को भी करें। तो टाइम भी डे एंड नाइट है, तो एक्सपायरी रोज की है, टाइम फ्रेम भी बढ़ाने वाले हैं। आई थिंक दिस इज गेटिंग लिटिल बैड फॉर द रिटेल गाइज, लिटिल बैड, बिकॉज दे आर गोइंग टू लूज लॉट ऑफ टाइम डीके वैल्यू ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स। कितना प्रीमियम है जो टाइम डीके में जीरो हो जाता है, सब पैसा नुकसान हो रहा है लोगों का। मतलब किसी का पैसा बन रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, यही है। सो this is how we try to do it. Now we'll come to the risk management and the firefighting aspect of it. कि जब एक रैपिड मूव आता है तभी आपके रिस्क आएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा पोजीशन है जो रिस्क है आज की तारीख में। क्योंकि आपने अलग अलग पोजीशंस बना रखी है, तो कोई भी डायरेक्शन में एक पोजीशन ही होगा जो सबसे पास वाला पोजीशन है, जो आपको पेन दे रहा है। उस पेन को फर्स्ट मैनेज करना है। हो सकता है वो पेन फिर एग्रीवेट हो जाए बाद में, बट फिलहाल के लिए आपको उसको मैनेज करना है। फर्स्ट आप उसको डील करें। ओके, उसको भी क्या करना है कि जब आपको पता है कि आपका कोई कॉल या पुट रिस्क हो चुका है, हाई वैल्यू हो चुका है, 10 रुपए का 60 रुपए 70 रुपए हो चुका है, आपको एक स्टेट ऑफ पैनिक में नहीं जाना है। आपको फर्स्ट ये देखना है कि हाँ, मुझे 300 पॉइंट पीछे जाना है या 500 पॉइंट पीछे जाना है, और मुझे 25-30 रुपए मार्केट को देने हैं। आप फर्स्ट देना नहीं है, फर्स्ट आप ये देखो कि आप उसको कहां से कलेक्ट करने वाले हो। फिर आप उसको कलेक्ट भी कर लीजिए, आप उसको दीजिए मत, आप फर्स्ट कलेक्ट कर लीजिए प्रीमियम, कि जितना जिधर से अपने को प्रीमियम मिल रहा है वो सब प्रीमियम को एडवांस कर लीजिए, उसको लेके कुछ ब्रीदिंग टाइम दीजिए मार्केट को सेटल होने के लिए। क्योंकि नॉर्मली ऑप्शंस में देखा गया है कि जो प्राइजेस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है एकदम स्पाइक होती हैं, अल्ट्रा हाई स्पाइक्स होती हैं, और फिर वो वैसे ही डीके भी हो जाती है। ओके, क्योंकि मार्केट को सेटल होने के लिए ब्रीदिंग चाहिए। तो अगर आपका साइकोलॉजी, आप M2M बड़ा देख के अगर उससे डरेंगे तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा स्टेबल रहेंगे और होल्ड करेंगे और टाइम देंगे चीज़ों को सेटल होने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि फायर फाइटिंग सिचुएशन में आप एक्स्ट्रा पैसा बना के जाते हैं। क्योंकि मैंने प्रीमियम दिया ही नहीं, मैंने फर्स्ट कलेक्ट किया और वेट किया सिचुएशन को, डेवलपिंग सिचुएशन को देखने के लिए। हो सकता है कि वो डेवलपिंग सिचुएशन में एक सिनेरियो ऐसा बने कि मुझे 30 रुपए की जगह 40 रुपए देना पड़ जाए उस टाइम पे, क्योंकि मैंने वेट किया, उस मोमेंट में उसको क्लोज नहीं किया होगा। बट मोस्ट ऑफ दिस टाइम, majority, at least 90% of the time, it has happened that even those gaps have reduced. The 30 rupees which I had to give reduced to 15 rupees. And the moment it is to 15 rupees, I will shift back. मैंने 30 रुपए भी कलेक्ट कर लिए और फिर 15 रुपए में मेरे सेफ जोन में जाके बैठा हूँ। सही।
तो ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट है जो आपको करते रहना पड़ेगा। इसमें आपके फायर फाइटिंग सिचुएशन 1 टाइम आ सकती है, 2 टाइम आ सकती है, 3 टाइम आ सकती है। मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि मैं जब फर्स्ट टाइम फायर फाइटिंग करूंगा, ये एडजस्टमेंट करूंगा, वैसे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, मैं मेरा प्रॉफिटेबिलिटी वीकली जो मैंने प्रीमियम कलेक्ट कर रखा उसको मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। मतलब जितना प्रीमियम मुझे देना पड़ेगा मार्केट को उतना ही प्रीमियम मैं कलेक्ट करने की भी कोशिश करूंगा। दूसरा एक और चीज क्या होगा, सेकंड टाइम अगर मेरे को फायर फाइट करना पड़ गया, मैंने रीएडजस्ट कर दिया मेरे पोजीशंस को, अब फिर मार्केट मूव ले रहा है, उसी तरफ मूव ले रहा है, वो रुक नहीं रहा है मार्केट, और मुझे फिर से एक और एडजस्टमेंट करना पड़ गया। फिर मैं क्या करूंगा कि मैंने जो वीक का प्रॉफिट जो कलेक्ट कर रखा है अभी तक, उसका 50% में प्रॉफिट अब देने को रेडी रहूंगा। ओनली 50%? 50%, यस, 50%। मतलब लास्ट वीक का जो प्रॉफिट था, इसी वीक में जो प्रीमियम मैंने कलेक्ट कर रखा है अभी, अच्छा, जो मैंने प्रीमियम जो कलेक्ट कर लिया अभी ठीक। तक, उस प्रीमियम को मैं 50, मेरे फर्स्ट फायर फाइटिंग जब होगी तब मैं वो कुछ भी प्रीमियम देने को रेडी नहीं रहूंगा। जितना मुझे एडजस्टमेंट करना रहेगा, जितना मुझे देना रहेगा मार्केट को, वो मार्केट से ही निकालने की कोशिश करूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से, या फिर उसी डायरेक्शन से भी, वो भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉल के मेरे 3 पोजीशंस हैं और नियरेस्ट वाला पोजीशन मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है, उसको मैं 200 पॉइंट पीछे लेके जाऊंगा और सबसे दूर वाले कॉल को मैं 200 पॉइंट आगे लेकर आऊंगा, और पुट साइड से भी मैं आगे लेकर आऊंगा, और जो मुझे प्रीमियम देना है वो दोनों साइड से निकालने की कोशिश करूंगा। बट फर्स्ट फायर फाइटिंग सिचुएशन में कोशिश यही रहेगी कि मैं मार्केट में बिना कोई प्रीमियम दिए पोजीशन को अलाइन करूं। ओके, तो उससे होगा क्या कि रिस्क बैलेंसिंग होगा। ओरिजिनली जो पोजीशंस पे जो रिस्क था, अब रिवाइज पोजीशन पे हल्का सा रिस्क बढ़ जाएगा, दोनों साइड में, दोनों साइड में बढ़ेगा। बट आपने बैलेंसिंग कर दिया, आपने इम्बैलेंस नहीं क्रिएट कर रखा है सिस्टम में कि एक साइड पलड़ा ज्यादा है, दूसरे साइड रिस्क कम है, एक साइड में रिस्क ज्यादा है। ऑब्वियसली ये माइंडफुल कभी भी रहना है कि कॉल पुट साइड में रिस्क को कम ही रखना है। तो जैसे हम पोजीशंस एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट फायर फाइटिंग में हम कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम मार्केट को नहीं देंगे। जो एग्जिस्टिंग मैंने प्रीमियम लिए रखा है उसी को मेंटेन करके जो देना पड़ेगा वो मार्केट से निकालने की कोशिश करेंगे, बाय रीबैलेंसिंग द पोजीशंस एंड बैलेंसिंग द रिस्क। बट अगर दूसरा फायर फाइटिंग आ गया, जो पोजीशन रीएडजस्ट किए उसमें भी अगर फायर फाइट करने की दरकार हो गई, तो फिर मैं 50% प्रीमियम मार्केट को देने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा। मतलब अगर मैंने 5 लाख रुपए कलेक्ट कर रखे हैं तो 2.5 लाख रुपए मैं देने को रेडी रहूंगा। 2.5 लाख रुपए मतलब इसके लिए आपका लॉस हो गया? लॉस मतलब प्रॉफिट कम कर लिया मैंने, 50% कर दिया मैंने प्रॉफिट मेरा। अब मेरे पास जो प्रीमियम है, अब मुझे वो देना है। अब मुझे जो प्रीमियम देना है, मैंने 5 पोजीशंस कॉल साइड पे थी, 5 पोजीशंस पुट साइड पे थी, इन सब से जो कलेक्ट किया वो एक पोजीशन पे मुझे देना है। ओके, और मैं कलेक्ट भी करूंगा, मतलब नेट आउटफ्लो जो होगा वो मेरा उतना नेट आउटफ्लो रहेगा। जैसे अगर मैंने 70 रुपए एक कॉल के ऊपर देने हैं और वो मैंने 70 रुपए दे दिए, उसको मैं पीछे नहीं लेके जा सकता हूँ सेकंड कॉल पे। अब मुझे या तो वो पोजीशन क्लोज करनी है या फिर मैं बहुत दूर चले जाऊंगा। जो मैंने 70 रुपए का क्लोज किया उसको 10 रुपए वाला बेचा और मेरा 60 रुपए चला गया। अब ये 60 रुपए मुझे रिकवर करने, बट मैं 60 रिकवर नहीं कर पाऊंगा। 60 में से समझिए 30 ही रिकवर कर रहा हूँ और वो मैं 60 छोड़ दे रहा हूँ। अब ये मैं आप रुपी टर्म्स में पर क्वांटिटी देख रहे हैं, बट मैं अमाउंट टर्म्स में देखता हूँ कि अमाउंट टर्म्स में मैंने कितना नेट प्रीमियम डेबिट कितना मेरे को मिला, ताकि मैं उतना प्रीमियम छोड़ दिया। तो अब ये हो गया मेरा सेकंड फायर फाइटिंग हो गया। थर्ड फायर फाइटिंग सिचुएशन जब आएगी, मैं तब 0 प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, जहां पे मैं मेरा जितना भी प्रीमियम कलेक्ट कर रखा है और जो एक लॉस पोजीशन पे है उस लॉस पोजीशन पे देने के लिए तैयार रहूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट उस वीक का 0 हो जाए या नॉमिनल प्रॉफिट पे निकल जाऊंगा। ओके, जनरली 3 टाइम गलत होना बहुत रेयर सिचुएशन होती है। आपका एक बार गलत हो गया, हो सकता है नॉर्मल, सेकेंड टाइम भी आप गलत हो जाए वो भी हो सकता है, थर्ड टाइम गलत होना एक प्रोबेबिलिटी, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिटी में आप अगर चले जाते हैं तो फिर 0 प्रॉफिटेबिलिटी पे निकल जाता हूँ। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आप 0 प्रॉफिट पे बट फिर भी पोजीशंस ओपन है आपके और आपका एक्सपायरी होना बाकी है, तो अभी उसमें भी हलचल हो सकती है। अगर उस सिचुएशन में कोई आ गई तो फिर लॉस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये लॉस सिचुएशन तभी क्रिएट होगी जब आप 3 टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे और उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तब आप लॉस सिचुएशन में आ जाएंगे आप। अमेजिंग, कितना साइंटिफिक कर दिया आपने, माय गॉड। A+B होल स्क्वायर A² + 2AB + B²। सर पूरा
जो गेम है वो मैथमेटिक्स का ही है। अगर किसी को प्रीमियम लेना देना और इनके जो पोजीशंस कैसे बिल्ड होती हैं और मैथमेटिकली आप कैसे अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर वो आ गया तो बहुत सिंपल है। इसमें आपको मैथमेटिक्स का माहिर होना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको M2M में लॉस बड़े दिखेंगे, बट मैं जब कैलकुलेट करता हूं तो मुझे पता है कि लॉस नहीं है, क्योंकि जो कॉल्स, जो रिस्क फ्री पोजीशंस है वो तो जीरो नहीं है। तो वो सब मैं गिन ले रहा हूं, दिखा नहीं रहे हैं M2M में, बट मुझे पता है वो प्रीमियम जीरो होने वाले। ऐसा नहीं है कि मेरे कॉल में लॉस होगा तो पुट भी सब लॉस में चले जाएंगे, पुट तो सब जीरो होने, दोनों साइड में एक ही तो लॉस होना है। तो यू नो एग्जैक्टली हाउ इट इज टू बी मैनेज्ड। बट अगर W मूवमेंट आया तो W मूवमेंट में आपने जो डिस्टेंस मेंटेन किया, आपका W मूवमेंट उसी के अंदर होना है। W मूवमेंट उसी के अंदर होना है। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस is very important. The nearest strike price is the most important selection. That is the key to this whole game. कि आपका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो आपने सेलेक्ट किया वो कौन सा है, और आने वाले पोजीशंस उसके पीछे हैं या उसके आगे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस दैट यू आर टू द स्पॉट, दैट इज द की पॉइंट, एंड दैट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक्सपीरियंस से ही निकलेगा। मैंने वही बोला कि गाड़ी चलानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा कि आप गाड़ी तो चला रहे हैं, सही तरीके से चला रहे हैं, बट दूर से कोई अंदर घुस रहा है, तो आपको कैसे उसको कंट्रोल करना है पहले। तो आप ये ओपन इंटरेस्ट और चार्ट वगैरह देखते हैं वो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए? चार्ट्स वगैरह देखते हैं, बट देन क्योंकि मैं बहुत नॉन डायरेक्शनल हूं तो मैं मेरे कन्विक्शन से ज़्यादा चलता हूं। मैं कभी कभी जो चार्ट्स अगर देखना शुरू कर देंगे तो यू विल गेट लिटिल बायस्ड. You'll get little biased. I don't want to be biased. I don't want to read the chart and say it is bearish, so sell call aggressively. Because उसी में फंसेंगे कि हमारे को एक एक्सेप्शनल लॉस सिचुएशन अवॉइड करना है, और चार्ट्स आपको प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। वो एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं दिखा रहा है आपको। एक्सेप्शनल सिचुएशन तो मार्केट में होगी, वो कभी भी हो सकती, तो मैं चार्ट्स देख के नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्शनल सिचुएशन को ही मैनेज करना है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन तो होगी, जो है वो होगी। लवली। तो और लास्ट सिचुएशन होगी कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन मैनेज, यू जस्ट नीड टू गेट आउट। दीज आर वीक्स वेयर यू नो दैट नथिंग कैन बी डन, यू जस्ट नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इट। सो देयर हैव बीन सिचुएशंस, आई हैव हैड अ सिचुएशन ऑन द बजट डे, जब निर्मला सीतारमन ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाया था। आई हैड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑन बैंक निफ्टी बिकॉज प्रीमियम्स वर अल्ट्रा क्रेजी दैट डे, तो मुझे लगा कि मैनेज हो जाएगा। But situation, the moment the tax rate cut came at 25, I realized कि ये situation गंदा होने वाला है, और मैंने तुरंत मेरे positions को cut किया, दोनों side call और put, because मुझे I didn't want to have any position, I didn't want to take a directional view, and believe me, that day I had sold a call for some 20 rupees, I closed it at 70 rupees, that went to 800 rupees next day. That day it was at 400 rupees. So मुझे पता था कि मुझे the moment that announcement was there, I had to cut my positions. उससे एक सीख मिला कि there are times when you should not have positions. वो वीक मुझे ये सीख सिखाया कि there are times when you have RBI policy, there are times when there are budgets, there are certain events. You need to be careful, ultra careful on both sides. You need to go thin on those weeks on positions. So every week is a learning. बट ये चलो आपने पार्शियल हेज भी कर लिया अपने आप को, कॉल में ज़्यादा पोजीशन लेके, पुट में कम पोजीशन लेके। करेक्ट। तो अभी ये स्ट्रैटेजी क्या, रिस्क क्या है? 100 वीक प्रॉफिट कर लिए, इतना प्रॉफिट है, क्या रिस्क फ्री है? नहीं, रिस्क फ्री नहीं है सर। रिस्क है ऑब्वियसली। जब आप नदी में उतरेंगे तो गीले तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप गीले ना हो और नदी में भी उतर जाएं। तो वैसा ही है कि रिस्क है, बट क्या रिस्क है इसका एक असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। सो दिस कांस्टेंट थॉट दैट गोज इन माइंड कि क्या रिस्क ले रहे हैं हम। रिस्क है एक ऐसे वीक का 4-5 साल के अंदर जब आएगा, जब आप कुछ कर नहीं पाएंगे उस वीक में, मतलब आपके हाथ में नहीं रहने वाली है, कोई स्ट्रैटेजीज काम नहीं करने वाली है, मतलब त्राही रहने वाली है, वो वाले वीक होंगे रिस्क। बाकी सब रिस्क निकल जाएंगे। इस पूरे 3 साल के जर्नी में सब अप्स एंड डाउन्स देख लिए। रशिया वॉर का मैटर हो गया, ये यूएस का डेट सीलिंग वाला इशू हो गया, आपके इंटरेस्ट रेट के फैक्टर्स देख लीजिए, जितने भी अप्स एंड रैपिड मूव्स आए सब चीज़ को मैनेज कर लिया गया। जो चीज़ मैनेज नहीं होगी वो होगी ओवरनाइट ब्लैक स्पैन इवेंट,
जो होगा, जो 10% फॉल हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए जो किसी ने सोचा ना हो, लाइक न्यूक्लियर वॉर, कुछ भी हो सकता और एनीथिंग फॉर दैट मैटर. सो दोज आर द डेज व्हेन यू विल बी रिस्की. और ये रिस्क जो होगा वो डाउन साइड में ही होगा, अप साइड में नहीं होने वाला है. अप साइड में कभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट खुला और 10% अप हो गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला. बहुत रेयर सिचुएशन होती है. 2 बार हुई है सर, 2 बार मैं फंसा हूँ इस चीज में. एक बार ऑब्वियसली द बजट विच आई मेंशन. Second was when morning there was an announcement that HDFC and HDFC Bank were getting merged. That day the bank nifty like flared up. HDFC 1400 रुपए से 1700 रुपए चला गया. And that day all kind of firefighting I couldn't help. I couldn't come out of that week, and that week was a loss for me. So these were 2 events on upside. So upside events are going to be very remote. But वो जितने भी होंगे वो उनके लॉसेस भी लिमिटेड रहने वाले हैं. ऐसा नहीं कि बहुत एक एक्सपोनेंशियल लॉस होगा. अनलेस आप बहुत पास में और सीधा इन द मनी 500 रुपए खुल जाए तो आपका काफी वीक का पैसा लेके चले जाएगा, क्योंकि आप 15-20 रुपए निकाल रहे हो, 10 रुपए निकाल रहे हो. अगर आपने 500 रुपए दे दिए तो आपके 50 वीक का प्रॉफिट चले गया, मतलब 1 साल का प्रॉफिट चले गया. तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है 500, बट उसमें आपको यही समझना है कि आप 3 पोजिशंस ले रहे हैं, 4 पोजीशंस ले रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 1 पोजीशन जाने वाला है. तो वो वाला पोजीशन ही आपको वो लॉस देने वाला है. बट पुट साइड में रिस्क बहुत ज्यादा है. पुट साइड में जिस दिन होगा तो ऐसा हो सकता है कि इंपोर्ट में सौदा ही नहीं करें. कोशिश यही हो रही है, यही हो रही है, बट ये 18% मीट नहीं कर पा रहे. अच्छा. वो प्रेशर काफी कोशिश कर ली है कि क्या पुट में सिर्फ इंट्राडे किया जाए, ओवरनाइट पोजीशन ना रखें. पुट को 5 दिन अगर है तो सिर्फ 2 या 3 दिन ही पुट के ओवरनाइट पोजीशन रखें, ताकि उतनी प्रोबेबिलिटी हमने कम कर ली कि ये इवेंट्स उस दिन होंगे जिस दिन ये पोजीशन ना हो, तो ये एक रिस्क अवर्ट हो जाए. तो यही है, इस पे थॉट प्रोसेस चल रहा है. अब एक चीज जो डेवलपमेंट लास्ट 1-2 महीने में हुआ है कि मल्टीपल एक्सपायरीज आ गई हैं. ये मल्टीपल एक्सपायरी में अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गया है कि आप प्रीमियम एक्स्ट्रा जनरेट कर पाएं. अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम जनरेट कर पा रहे हैं तो उतना प्रेशर पुट साइड में रिड्यूस करने की एक संभावना बनती है. बट अब उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्राई करना पड़ेगा कि इस रिस्क को जो एक 5 साल में जब भी होगा या 10 साल में कभी एक बार होगा, उस दिन उसको कैसे मैनेज किया जाएगा. और मुझे लगता है कि अगर वो 1 साल में कभी हो भी गया और उस साल मुझे अगर 10-15% मेरा कैपिटल अगर एक दिन में टूट भी गया, तो अगर मैंने 5 साल भी अगर 24% का कैपिटल बना लिया है, उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट ले लिया है, तो मुझे वो उस दिन 10% भी अगर देना पड़ गया तो इट इज स्टिल वर्थ इट, बिकॉज दैट डे इट विल ओनली बी सम पोजीशंस ऑन विच आई हैव टू पे दैट मनी एंड आई शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट. कि ऑब्वियस है कि मार्केट में उतरेंगे तो रिस्क ले रहे हैं, बिना रिस्क के कुछ होना नहीं. तो ये रिस्क को अवॉइड करने का वही है कि इनकम पीसी के रेशियोज को मेंटेन करें, मल्टीपल एक्सपायरीज यूज करें, कॉल्स को एग्रेसिवली जनरेट करें, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज होगा. तो इससे हमने पूरा स्ट्रैटेजी समझा, रिस्क क्या है, कैसे सब चीज को करना है, और ऐसे ही करते करते आगे सर 3 साल आगे हैं. और टारगेट हमने 18% का रिटर्न का लिया था, प्लस कोलैटरल का 6-7% का रिटर्न लिया था. जो अचीव किया हमने, ईयर 1 में 21% कुछ अचीव किया, ईयर 2 में 24 किया, ईयर 3 में 19 किया, अब इस साल में 21 चल रहा है अभी फिलहाल. तो सरप्लस रहा है. 18 जो टारगेट लिया उससे ज़्यादा ही रिटर्न चल रहा है, प्लस कोलैटरल का 6% का रिटर्न चल रहा है, प्लस इक्विटी कंपोनेंट में गिनता ही नहीं हूँ क्योंकि वो तो रिस्क लिया है तो उसका रिटर्न अलग है, उसको इसमें क्यों गिना हम, उसको मैं नहीं गिनता हूँ. सिर्फ कोलैटरल जो डेट इंस्ट्रूमेंट का जो 6-7% है उसी को गिनता हूँ. तो दोनों मिला के करीब 27-28% का रिटर्न बन रहा है. आई थिंक दैट्स हाउ 3 साल निकल चुके हैं सर. सही. सर हमने जितना भी डिस्कस किया ये सब प्योरली एजुकेशनल पर्पस है. इसको काफ़ी प्रैक्टिस करके सीखा गया है. आई एम नो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र and anybody looking at this content, if it's taking position, they should understand the risk associated. Please take advice from your financial advisors before taking any kind of positions and any kind of trading for that matter. Thank you. परफेक्ट. और मैं भी डिस्क्लेमर देता हूँ कि हम लोग से भी रजिस्टर्ड लोग हैं. वी आर एडवाइज़र, वी आर RA, वी आर IA. तो हम जो भी करते हैं काम वो सेबी के नियम के आधार पे ही करते हैं, राइट. हमारा इनके साथ जो जुड़ना था वो एजुकेशन पर्पस के लिए था. तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि
लोग आ रहे हैं, एडुकेट कर रहे हैं, बस वहीं तक ही रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इतना सॉर्टेड, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतने सॉर्टेड होते हैं। सो आई थिंक द रीज़न वाई यू हैव बीन कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी is because of a very well defined mathematics which is in your mind. So I hope, I wish many more people like you become as resourceful as you are and apply their intelligence in the right manner. Thank you, sir. Thank you, and thanks for giving me this opportunity to share, because I think after the SEBI report, it was very important. मुझे लग रहा था कि वो एक गिल्ट रहता है ना कि आप पैसा बना तो रहे हो, बट किसका पैसा आ रहा है आपके पास? क्या रिटेल लोगों का पैसा आ रहा है? But believe me, the money that we are making is not from the retail guys. These are these option sellers who go and buy these hedges. Retailer जो पैसा गंवा रहा है वो जो at the money or near the money वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ पे बन रहा है। तो ये जो एक गिल्ट फैक्टर था, इसको मैं एड्रेस करता हूँ कि हाँ ठीक है, रिटेल वालों का पैसा नहीं आ रहा है मेरे पास, ये ऑप्शन सेलर वालों का ही पैसा आ रहा है मेरे पास, विच इज़ फेयर ना, बिकॉज यही लोग रिटेल का पैसा ले रहे हैं और उसमें से कुछ पोर्शन हमको मिल रहा है। सो आई थिंक दैट्स हाउ आई लुक एट इट, एंड दैट इज द मेन पर्पस कि रिटेल समझे चीज़ों को क्या कर रहे हैं। एंड आई होप आफ्टर दिस विल बी सम, एटलीस्ट अगर 10 लोग या 100 लोग भी अगर उनका प्रोसेस सॉर्ट कर पाएँ और लॉसेस से अवर्ट हो जाए, तो आई थिंक इट्स सक्सेसफुल, दिस होल प्रोसेस इज सक्सेसफुल एक्चुअली। एब्सोल्युटली, द फैक्ट दैट आप आए बेंगलोर से, यहाँ पर आप समय दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम भी, इसका कर्मा वैल्यू तो आपको 100% मिलेगा, मेरी गारंटी है। थैंक यू सर। ओके, चलिए दोस्तों, ये था अगेन वन ऑफ दी वेरी वेरी गुड वीडियोस। आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, आपके भी तो बहुत दोस्त पड़ोस अड़ोस में सब लग रहे हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में, उनको दीजिए वीडियो, उनको बताइए भैया रियलिटी ये है। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको डराता नहीं हूँ, मैं बस एक ही बात कहता हूँ कि अपना प्रोसेस बना लो और बड़ा सोचो, कि प्रोसेस नहीं रहेगा तो स्केल नहीं कर पाओगे, बड़ा नहीं सोच पाओगे। इन्होंने देखो अपना प्रोसेस बनाया और यहाँ से हो सकता है 100 करोड़ भी खुद का मैनेज करे, 500 करोड़ मैनेज करे, 1000 करोड़ मैनेज करे, बिकॉज प्रोसेस रहने से आप बहुत लंबा जा सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों ये देखने के लिए लास्ट तक, और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। अगर कुछ आपको लगता हो किसी और टॉपिक पे मुझे रिकॉर्ड करना है, मैं कोशिश करता रहता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप कमेंट में लिखिएगा तो मैं और उस पर एक्ट करूँगा। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.